नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उसमें मैंने मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ा था। उसमें जो मानव के आचरण दिए हैं उसमें हर एक अंश के बारे में भी बताया गया है। किसके बारे में? हर एक अंश मतलब कि हाँ, 122 उसके, आचरण। मतलब कि जो 8 अंश होते हैं हाँ, उसमें जो टेस्ट होता है उन हिसाब से सब आचरण बताए गए हैं। तो उसको पढ़ने से हम जो अभी अब सवाल आ रहे थे कि भाई जीवन को देखना है तो वैसे ही हम लोग देख पाते हैं। मैंने ऐसा देखा है तो सही बात बराबर है। बढ़िया एकदम आचरण से ही दिखेगा। बढ़िया। तो 32 पेज पढ़ें। मतलब अभी जो कल्पना दीदी बता रही है तो हम जो जीवन क्रिया को देख रहे हैं तो जीवन क्रिया में ये भी बता रहे हैं कि जितने ऑर्बिट है ना, मन का एक ऑर्बिट है, वृत्ति, चित्त और बुद्धि और आत्मा जो है वो मध्यांश है। तो ऑर्बिट है उसमें अंश भी है। कल भैया ने बताया था 2, 8, 18, 32 है ना। तो वो जो 2, 8, 18, 32 जो है वो उसके आचरण है। तो आप इसी बुक में अगर लास्ट में देखेंगे तो 122 आचरण दिए गए हैं मानव व्यवहार दर्शन में ही, है ना। तो अगर मुझे अपने अंदर चल रही जीवन क्रियाओं में जैसे बुद्धि के 2 अंश बताए हैं तो एक्चुअली 2 स्थिति क्रिया है, 2 गति क्रिया है, यानी बुद्धि के 4 आचरण बताए हैं। ऐसे ही वृत्ति जो है वो 8 स्थिति क्रिया और 8 गति क्रियाओं के साथ है। चित्त जो है वो 18 स्थिति क्रिया और 18 गति क्रिया के साथ है। और मन जो है वो 32 स्थिति क्रिया और 32 गति क्रिया के साथ है। तो मन के 64 आचरण है ना। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 122 आचरण जो है वो वहाँ पे डिस्क्राइब किया है मनोविज्ञान में। जो लास्ट वैसे बुक है हमारी पठन की। तो जैसे कल्पना दीदी बता रहे हैं कि अपने अंदर अपने आप जो क्रियाओं को ऑब्जर्व करना है तो ये भी कर सकते हैं कि मन की जो भी क्रियाएं हैं ना उनको तो पढ़ ही पाते हैं क्योंकि मन के लेवल पे हम जी ही रहे हैं, है ना। हो सकता है कि चित्त और वृत्ति की जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जो क्रियाएं हैं उसको हम ठीक ठाक ना देख पाएँ, लेकिन मन की जो भी क्रियाएं हैं 64 उनको तो आप पढ़ के देख ही पाएंगे कि अपने में क्या हो रहा है। उसमें रुचिमूलक आस्वादन को लेके जितना कहा गया है वो भी, और साथ में मूल्य मूलक का अनुमान कर ही सकते हैं। हम जिस स्थिति में होते हैं उससे आगे की स्थिति का अनुमान कर ही सकते हैं, है ना। और काफ़ी सारी चर्चा जो है वो इन 7 दिनों में हो चुकी है। तो कुछ सूचना हमारे पास है ही, है ना। तो कैसे इसमें शिफ्टिंग होगी ये भी पता ही है, मतलब चर्चा हुई ही है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने से और क्लैरिटी आएगी अपने अंदर चल रही क्रियाओं को लेके। अल्टीमेटली शिफ्टिंग वहीं पे है, क्रियाओं में ही है। तो ये अच्छा उन्होंने ध्यान आकर्षण करवाया कि 122 आचरण है। हो सकता है जो ऊपर की जो क्रियाएं हैं चित्त से ऊपर वहाँ पे हम लोग ठीक ठाक उसको ना समझ पाएँ, लेकिन जो अभी जो जी रहे हैं उसमें उन सारी क्रियाओं को हम अपने में देख ही सकते हैं। जैसे सीधा जब मन को शुरू करेंगे तो भक्ति और तन्मयता कहा है वहाँ पे, है ना। तो भक्ति किसको कहते हैं उसको पढ़ने से और क्लियर होता है कि हम जहाँ ये जो अभी चल रहा है हमारा अध्ययन और वो, है ना, एक तरह से देखें तो हम भक्ति ही कर रहे हैं, है ना, साधना के पथ पे चल रहे हैं। तो और क्लियर होगा कि हमको कैसे चलना चाहिए और कहाँ कहाँ पे किस तरह से वो शिफ्टिंग आएगी। जी मैं आप सब का ध्यान रख रहा हूँ। मेरे बड़े भैया सुरेश भाई पटेल ऑनलाइन सब कुछ देख रहे हैं और हमारी सबकी समझ बढ़े उसके लिए हमारे ग्रुप में, मानव व्यवहार दर्शन ग्रुप में सारे कंटेंट, सारे चित्र और सारे जिस तरह से हम लोग पठन कर रहे हैं वो उसके संदर्भ में वो ग्रुप में रख रहे हैं। तो आप उसके ऊपर ध्यान दे, पढ़े तो और समझने की गति अच्छी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्रुप में सारे देखते जाए क्योंकि हर पल हर कंटेंट के साथ में वो भेजते ही जाते हैं। तो वो देखना रखें तो और समझने में हमारे जितने भी सवाल हैं हम खुद उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद। 32 हो गया? नहीं हुआ ना, 32 है अभी। हाँ, अभी 1 पेज हुआ आज। मैं तो सोच रहा था 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ बढ़िया। नहीं बट ठीक है, गति ठीक है। ज्ञानावस्था में भी शरीर रचना प्राण कोशाओं
से ही नहीं, और ज्ञान अवस्था कहाँ से पढ़ रहे? ज्ञान अवस्था में भी शरीर रचना 32 ना? फर्स्ट लाइन। हाँ हाँ। अवस्था में भी शरीर रचना प्राण कोशाओं से ही और जीवन जागृति क्रम में चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय परिवेशों के क्रियाशीलता विधि से 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से व्यक्त करता है। जागृति पूर्वक अनुभव मूलक विधि से पूरे 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। मानव शरीर रचना मानव परंपरा में जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने योग्य रहता है। ज्ञानावस्था में इष्ट सेवन का लक्ष्य इष्ट से तादात्म्य, तद्रूप, तत्सान्निध्य एवं तदावलोकन है। इष्ट के नाम, रूप, गुण एवं स्वभाव तथा साधक की क्षमता, योग्यता तथा पात्रता के अनुपात में सफल होती है। इष्ट की परिभाषा निर्बाध ज्ञान सहित स्वेच्छापूर्वक सह अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं निष्ठा ही इष्ट है। तादात्म्य तद्रूप की परिभाषा जागृति ही प्रारंभ उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अनुभव बोध से तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। सह अस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तत्सान्निध्य की परिभाषा तत्सान्निध्य का अर्थ सुख, शांति, संतोष, आनंद तथा सान्निध्य है। तदावलोकन की परिभाषा सह अस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। सह अस्तित्व का दृष्टा जागृत जीवन ही है। जागृति को तत् शब्द से इंगित कराया है। ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार की उपलब्धि है। निर्बीजन का तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति और प्रमाण रूप में जागृति है। यही आचरण पूर्णता है। सजीवन होने का तात्पर्य सविजन होने का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेना, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक वस्तु की रचना है। जीवन गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है तथा रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है। निर्बीजन व्यवहार ब्रह्म मुक्ति की स्थिति में होता है। निर्बीजन व्यवहार में अमानवीयता से मुक्ति, मानवीयता का पोषण तथा अमानवीयता पूर्ण स्थिति का प्रमाण है। अति मानवीयता पूर्ण स्थिति का प्रमाण है। बढ़िया। तो इसको एक पेज और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना? आप अभी पहले इसको कर लेते हैं। एक सुझाव पढ़ने से घबराइए मत, है ना? ज्ञान अवस्था में भी जो शरीर है, मानव का शरीर हो, पशु का शरीर हो, ये तो प्राण कोशाओं से ही मिलके बना है ना? प्राण अवस्था की इकाई है। और जीवन जागृति क्रम में 4.5 क्रियाओं को शरीर मूलक विधि से व्यक्त करता है। शरीर मैं शरीर ही हूँ ऐसा मान करके 4.5 क्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। जागृति पूर्वक फिर अनुभव मूलक विधि से पूरी 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। और रहता तो है ही 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने योग्य, माने योग्यता, पात्रता, क्षमता, पोटेंशियल तो है फाइनली। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं कि ज्ञान अवस्था में ईस्ट किसको कह रहे हैं, तो जागृति ही ईस्ट है, उसी को तत् शब्द से इंगित कराया है। तो तदावलोकन माने जागृति को मैं देख पाता हूँ, इसी को कह रहे हैं मैं सहस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन है ना? तो जब मैं सहस्तित्व का दृष्टा हो गया, इसी का नाम है कि मैं तत् माने उस जागृति का दृष्टा हो गया या सहस्तित्व का दृष्टा हो गया। तत्सानिध्य जागृति के सानिध्य में हूँ माने जागृत हो गया, तो जीवन में क्या फल परिणाम होंगे? सुख शांति संतोष आनंद। जागृति का फल ही है सुख शांति संतोष आनंद के रूप में। और तदात्म और तद्रूप उसी के रूप में हो गया, मतलब अब सहस्तित्व और जागृत व्यक्ति इसमें कोई अंतर ही नहीं दिखेगा आपको। ही इज मैनिफेस्टिंग है, ही इज ए लिविंग मैनिफेस्टेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस। वो जीता जागता सहस्तित्व का उदाहरण है, सबके साथ पूरक होना। जैसे व्यापक सभी को समान रूप से प्राप्त है, ऐसा उसको वो सबके लिए समान रूप से प्राप्त है। जिसकी भी जिज्ञासा है उसको उत्तरित कर रहा है ना? जैसे व्यापक में होने से सभी जागृति के लिए क्रिया अग्रसर रहते हैं, उसके सानिध्य में सभी की जागृति को सुनिश्चित करने के लिए दया कृपा करुणा उसमें वो उसका प्रमाण देता रहता है।
तो चूंकि जागृति परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप और अनुभव बोध से तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। सहज तत्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है। इसी विधि से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को फल के रूप में प्रमाणित करता है और उससे प्रमाणित होता रहता है। ईष्ट क्या है? जैसे हमारा होता ना ईष्ट देवी ईष्ट देवता, यहाँ ईष्ट क्या है? जागृति में मेरा ईष्ट जागृति है। निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छा पूर्वक सहज तत्व के प्रति श्रद्धा विश्वास निष्ठा ही ईष्ट है। सहज तत्व का अनुभव कर लूँ। अब ये दो शब्द आए हैं, सबीजन और निर्बीजन। परंपरा ने निर्बीजन व्यवहार की बात की है। मुक्त पुरुष जो है वो निर्बीजन व्यवहार करता है। इसका क्या मतलब है? परंपरा ये मानता है कि आप कुछ करते हो, उससे यदि बीज बनता है तो आपको अगली शरीर यात्रा करना आपकी बाध्यता है। निर्बीजन व्यवहार का मतलब है कि बीज नहीं बन रहा है मेरे में, हाँ, बंधन मुक्त विधि से। तो उसको बताया निर्बीजन का मतलब है कि जब मैं भ्रम मुक्त होकर के उसको प्रमाण के रूप में व्यक्त करता हूँ, इसमें मेरे में कोई बीज नहीं बनता है। अर्थात शरीर लेना नहीं लेना ये मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है, बाध्यता नहीं है शरीर। ये जब तक मैंने अनुभव संपन्न नहीं हुआ तब तक शरीर लेना मेरी बाध्यता है, क्योंकि मुझे प्रमाणित होने के लिए शरीर चाहिए। इसीलिए शरीर से अच्छा साधन नहीं है मानव को, क्योंकि इसलिए लोगों ने कहा कि मानव शरीर बहुत ही है ना माने दुर्लभ है, ये बहुत ही माने उससे मिला है, हमें उसका ठीक से उसका सदुपयोग करना चाहिए। हम इसको ऐसे ही मनोरंजन में निकाल दे रहे हैं, ये टाइम पास में निकाल दे रहे हैं। इतना आसान नहीं है मानव शरीर का मिलना। तो सबीजन का क्या मतलब है? फिर बीज क्यों रहेगा? यदि मैं शरीर मान करके जीता हूँ तो मेरा सबीजन है, मतलब मुझे शरीर की आवश्यकता लगेगी, ये प्रक्रिया है। निर्बीजन का मतलब भ्रम मुक्ति की स्थिति में निर्बीजन व्यवहार होता है। निर्बीजन व्यवहार में क्या क्या दिखेगा? अमानवीयता से मुक्ति होगी, स्वाभाविक है अमानवीयता नहीं रहेगी, मानवीयता का पोषण होगा और अति मानवीयतापूर्ण स्थिति का मैं प्रमाण दूंगा। ये स्थिति को निर्बीजन व्यवहार कह रहे हैं। निष्काम योग, मैंने कर्ता पद से मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नियति है इसलिए हो रहा है। मैं उसमें अपने सहस्तित्व को प्रमाणित कर रहा हूँ, अपनी जागृति के प्रमाण के रूप में दूसरों की जागृति में सहायक होना मेरा स्वभाव हो गया है और मेरे पास उस ऑप्शन भी नहीं है, यही स्वभाव है। गीता में भी जो बताया वो शरीर को पकड़ के बताया। नहीं, देखो अब इस रोशनी में देखेंगे तो गीता और अच्छे से समझ में आएगी। इसी को निष्काम योग कह रहे हैं। जनक का भी जो उदाहरण देते हैं इसी अर्थ में देते हैं कि जनक ऐसे काम कर रहे हैं लेकिन उनका निर्बीजन व्यवहार है। निर्बीजन सबीजन को और स्पष्ट रूप से देखें तो जब तक मुझे शरीर से सुखी होने की कामना, ये सबीज है, क्योंकि शरीर चाहिए, जीवन को ही तो चाहिए ना। उसको लगता है शरीर से सुख आएगा तो इसके माने शरीर चाहिए उसको। जब उसका सुख ज्ञान से सुनिश्चित होता है इसका माने उसको शरीर नहीं चाहिए अपने सुखी होने के लिए। पकड़ में आ रहा? बेसिकली जीवन कहाँ सुख ढूंढ रहा है वो उसको वस्तु चाहिए। जब तक शरीर में सुख ढूंढ रहा है तो शरीर की आवश्यकता है। जिस दिन ज्ञान से सुखी होने लग गया उस दिन ज्ञान उसको उपलब्धि है हर समय, इसलिए वो तो उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जागृति इतना ही है, अब मैं सुख के लिए शरीर पर और दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ। सुख मेरे लिए निरंतर व्यापक वस्तु के अनुभव के रूप में, सहस्तित्व के अनुभव के रूप में बना ही रहता है। इसलिए मेरा अब निर्बीजन हो गया। बढ़िया। हाँ, तदाकार विधि यानी जागृति की जागृति के साथ एक जैसा हो जाना, तदाकार हो जाना। मैं जागृति स्वरूप हो गया, मतलब हमें उसकी आकार जागरूकता आ गई ऐसा। हाँ, मैं जागृति का आकार हूँ, माने जागृति मेरे से अब व्यक्त हो रही है, उसी के रूप में हो गया हूँ, तद्रूप हो गया हूँ, उससे एक आकार हो गया हूँ, तदात्म्य हो गया हूँ। इस अर्थ में तत् शब्द जागृति के लिए और तद शब्द जो है वो सहअस्तित्व के लिए, तो ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तद जो है वो सहअस्तित्व के लिए है, तत् जो है वो जागृति के, वो नीचे लिखा ही है लास्ट में। कार्यरत ऐसा बोलते हैं ना, कार्य में लगे हुए। हाँ, कार्य में लगे हुए। बढ़िया। 33, हाँ जी।
परत्व निरंतर कार्य व्यवहार के नियम की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है और तदनुसार व्यवहार ही निर्बीजन व्यवहार है। यही ब्रह्म मुक्ति है। निर्बीज विचार ही जीवन मुक्त की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना एवं ब्रह्म मुक्त मानव अर्थात सह अस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती व वर्तमान से विरोध नहीं होता। ब्रह्म मुक्ति अथवा जागृति ही मध्य स्थिति व गति है। मध्य स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के शोभ से ही मुक्ति है। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से ही संतुष्ट होने की व्यथा है। जागृति जीवन में मध्यस्थ अर्थात आत्मा अथवा अनुभव बोध विधि से ही संतुष्ट होना पाया जाता है। जागृति क्रम में सर्वमानव रूप बल धन पद के बढ़ने से ही सम क्रिया तथा इनके बढ़ने रहने को मध्यस्थ क्रिया व इनके घटने को विषम क्रिया के रूप में पहचानते रहते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में ब्रह्मश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती है तथा विषम अस्वीकार रहते हैं, इसलिए क्लेश में रहते हैं। जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाते हैं तथा भौतिकताएं द्वितीय हो जाते हैं। भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। शोभ ही दुख अथवा क्लेश है। शोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है। जीने की आशा में उद्भव विभव एवं प्रलय समाविष्ट है। जीवावस्था के शरीर रचना प्राणावस्था की रचना क्रिया है। इनमें विभव सबसे प्रिय है जो स्थायी नहीं है। ब्रह्मवश मानव विभव में ही बल रूप पद व धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है, जो उनका स्थायी गुण न होने के कारण असफल है। उपरोक्तानुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियों की स्थिरता सिद्ध नहीं होती। मानव का विभव जागृत परंपरा ही है। बढ़िया। तो इसमें कुछ चीज़ों पे अच्छा ध्यान दिला रहे हैं कि जीवन का अमृत पकड़ में आ जाए और शरीर का नश्वरत है ना। इस पर शरीर का नश्वरत तो लोगों को दिखता ही है, जीवन का अमृत स्पष्ट नहीं रहता है। और कार्य और व्यवहार के नियमों की स्वीकृति हो जाए, इसी को कह रहे हैं, इस अनुभूति को ही कह रहे हैं स्वीकृति और अनुभूति। स्वीकृति होगी बुद्धि के लेवल पे, अनुभूति आत्मा के लेवल पे। इसी को निर्बीज विचार कह रहे हैं। और इसके अनुसार जो व्यवहार होता है वो फिर निर्बीजन व्यवहार है या ब्रह्म मुक्ति व्यवहार है। और निर्बीज विचार ही जीवन मुक्त, क्योंकि परंपरा ने जीवन मुक्त शब्द को यूज किया है। जीवन मुक्त या उसी को कहेंगे आज मैंने दर्शन की रोशनी में दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना से मुक्त एवं भ्रम से मुक्त, ऐसा पढ़ना है इसको, है ना। जीव चेतना से मुक्त एवं भ्रम मुक्त मानव अर्थात सहस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती और वर्तमान से विरोध नहीं होता है। जो था ना भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, इस सबसे मुक्त रहता है। भ्रम मुक्ति अथवा जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। मध्यस्थ स्थिति को प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। अब ये सम विषम का क्रिया से मुक्ति हो गई, मध्यस्थ हो गया। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। तो अब कैसे संतुष्टि रहती है? उपयोगी होकर के, सदुपयोगी होकर के, प्रयोजनशील होकर के और एक दूसरे के साथ पूरकता का निर्वाह करके। अभी ये मज़ेदार है, नीचे जागृति क्रम माने अभी जब भ्रमित स्थिति में है, जागृति क्रम में है, जागृत हुए नहीं है, तब तक हर मानव क्या मानता है? रूप बल पद धन के बढ़ने को तो मानता ये बढ़िया काम है, ये बढ़ते ही रहना चाहिए। रूप कभी ढले नहीं, बल बढ़ता रहे, धन बढ़ता रहे, पद बढ़ता रहे। अब समस्या ये कि घट ढलता है ना, इसका स्थायित्व नहीं है। और इसी को वो मध्यस्थ करना चाहता है कि ये बना रहे, बस जितना आ गया बना रहे, होता नहीं है। इसीलिए क्लेश होता रहता है। जहाँ स्थायित्व नहीं है वहाँ स्थायित्व ढूंढना ही क्लेश है।
तो फाइनली स्थायित्व किसका है, मध्यस्थ विभव किसका होगा, तो जागृत परंपरा ही विभव परंपरा है। विभव माने जो बना रहेगा, मध्यस्थ माने जो बना ही रहेगा, वो फिर जागृत परंपरा है। अभी हम भ्रमवश क्या कर रहे हैं, जीने की आशा में उद्भव विभव प्रलय समाविष्ट, जीवावस्था की शरीर रचना भी प्राणावस्था की रचना है, मानव की शरीर रचना भी पहले बता चुके हैं, वो भी प्राण रचना से बना है। इनमें मानव को विभव प्रिय है जो स्थायी नहीं है ना। जागृति क्रम में भ्रमवश मानव विभव में बल रूप धन के स्थायीकरण को ढूंढता रहता है, जो उसका स्थायी गुण नहीं होने के कारण उसमें असफल होता है और परेशान रहता है। तो इससे पता चला कि विभव काल की स्थिरता तथा इसमें की गई उपलब्धियों की स्थिरता सिद्ध नहीं होती। ये जो भ्रमवश जिसमें स्थिरता ढूंढ रहे, तो फाइनली फिर सवाल ये बनता कहाँ विभव होगा, बना क्या रहेगा, तो जागृत परंपरा में ही विभव है। ये स्पष्ट होने से फिर क्लेश मुक्ति होगी। हाँ, विभव माने बना रहना, कंटिन्यूटी जिसकी, परंपरा जिसकी रहेगी, जो स्थायी है। रूप बल पद धन स्थायी नहीं है, परंपरा जागृत परंपरा स्थायी है। बढ़िया, तो इसमें कुछ हो तो बताओ। जागृति क्रम में सर्व मानव रूप बल धन पद के बढ़ने को सम क्रिया मानता है तथा इनके बने रहने को मध्यस्थ क्रिया मानता है जी। तो जागृति क्रम जो है, जागृति क्रम और जागृति, तो इसके बीच में क्रम में तो कुछ शिफ्टिंग तो आ ही जाता है ना। आ गया तो अच्छा है, लेकिन जागृति क्रम में भ्रमित मानव भी, हम सब माने भ्रमित मानव जागृति क्रम में ही है। अभी हम जो ये अध्ययन जो कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हाँ, तो चालू ही होता है ना। वो तो कम से मतलब जब भी अनुभूति हो जाएगा, जब भी जागरूक हो जाएगा तभी शिफ्टिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी है नहीं। नहीं, क्रम से आएगी, क्रम से आएगी। हाँ, मन पहले तो अपन उतने आराम में आते जाएंगे। बिल्कुल जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे ऐसे ऐसे आराम में आते जाएंगे। तो ये शिफ्टिंग स्लो एंड स्टडी चालू ही रहेगी, एकदम क्रम से ही चालू, क्रम से। भैया यहाँ पर लिखा है कि क्षोभी दुख अथवा क्लेश है, उसका मतलब ये हुआ कि क्षोभ जो है मेरे भौतिक शरीर के ऊपर ध्यान है, उसके लिए क्षोभ है। और नहीं तो अगर मैं जीवन हूँ ये समझ में आ जाए तो मुझे दुख या क्लेश नहीं रहेगा। उसके बाद जागृति के लिए प्रयास रहेगा। फिर जीवन का यदि अमृत आ गया तो वहाँ से तो खत्म ही हो जाएगा क्लेश जी। फिर उसके लिए जागृति के लिए जो शेष प्रयास है उसको प्रयास करेगा, क्लेश नहीं है वो। क्षोभ रहेगा तभी हम आगे के लिए प्रयत्न भी करेंगे, अग्रेसन के लिए, वो पीछे भी लिखा था। तो क्षोभ जो है वो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और प्रयास करके अब वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसलिए हमको प्रेरणा और फिर अग्रेसन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं कि वहाँ तक हमें पहुँचना है। भैया, मानव का विभव जागृत परंपरा में ही है, ये इसका मतलब मानव जो विभव चाह रहा है कि बना रहे, वो जागृत परंपरा में है। माने जागृत परंपरा माने जहाँ पे सभी सुख के साथ, समृद्धि के साथ, जहाँ परंपरा में अभय, समाज में अभयता और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो गई, वो विभव है। यानी वो 4 मानव लक्ष्य। हाँ, बस वो पहुँच जाना, वो विभव है, वही स्थायी होगा। उससे पहले स्थायित्व रूप बल पद धन का नहीं होगा। उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता, ये पहले जो आया है, अपने और अपने परिवार के लिए जो करते हैं वो उपयोगिता, जो समुचित साधन उस सीमा में, और समाज व्यवस्था के लिए जो करते हैं वो फिर सदुपयोगी। फिर जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में करते हैं, जो समाज के अर्थ में करते हैं वो सदुपयोग, जो सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में करते हैं तन मन धन का नियोजन, उसको प्रयोजन कह रहे हैं। तो 3 स्टेज, परिवार, समाज, सार्वभौम व्यवस्था, उसमें प्रयोजन। रूप प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु एवं स्थान को निर्देश करने हेतु प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है। रूप एवं गुण सापेक्ष और सामायिक तथ्य है। सामायिक तथ्य किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, उसकी सामायिक तथ्य संज्ञा है। समस्त तत्व निरपेक्ष में संपृक्त कार्यरत है।
भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक, दर्शक के मूल में क्षमता और योग्यता एवं पात्रता, क्षमता योग्यता एवं पात्रता के मूल में सत्य भास, आभास, प्रतीति, भास, आभास, प्रतीति के मूल में भाषा, भाषा है। यह सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल है अथवा असफल है। पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था की सृष्टि मेधस रहित तथा जीवावस्था एवं ज्ञान अवस्था की सृष्टि मेधस संपन्न है। मेधस चैतन्य इकाई की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता सहित सप्राण अंग ही मेधस है, जिसकी अवस्थिति साम्यतः मानव के शिरोभाग में पाई जाती है। जीवन पुंजस्थ आशा, विचार, इच्छा, ऋतुम्भरा तथा प्रामाणिकता यानी प्रमाण का सप्रमाण यानी संकेत ग्रहण मेधस पर ही है, जिसके अंतर ही ज्ञानवाही एवं क्रियावाही प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती है, जो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। पुंज चैतन्य इकाई सहज कार्य सीमा सहित जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठनपूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें ही आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन की क्रियाएं द्रष्टव्य है। प्रसारण आशा, विचार, इच्छा, ऋतुम्भरा एवं प्रामाणिकता सहज प्रमाणों के संकेत से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने के हेतु प्रयुक्त तरंग की प्रमाणसर यानी संकेत ग्रहण, प्रसारण यानी कि संकेत ग्रहण संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है। ग्रहण, विसर्जन, निर्ग्रहण, अनुग्रहण, संग्रह एवं उदारता के भेद से ही समस्त सुखाकांक्षाएं हैं। बढ़िया। ग्रहण, विसर्जन, निग्रह। ग्रहण उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है। विसर्जन अनुभव योगिता की विसर्जन संज्ञा है। अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। निग्रहण स्वयंता के अर्थ में प्रवृत्ति। बढ़िया। तो एक तो जस्ट रूप गुण किसको कह रहे हैं, है ना, आकृति को रूप, प्रभाव को गुण, परस्परता में जो व्यक्त प्रभाव है उसी का नाम गुण है। इसलिए जो दो मानव के बीच में होता है, जो ममता, वात्सल, ये सब गुणों का प्रकटन है। स्वभाव में देखेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता रहती है, या दया, कृपा, करुणा। वो स्वभाव जब व्यक्त होता है परस्परता में, उसको गुण कह रहे हैं। वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप, क्रिया, वस्तु, इसको नाउन या नाम की संज्ञा, जिसको नाउन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। रूप और गुण सापेक्ष और सामयिक है ना, परस्परताओं में बदलता है समय के साथ, परस्परता के साथ। जैसे जब मैं पिता के साथ हूँ तो कृतज्ञता के साथ व्यक्त हूँ, बेटे के साथ हूँ तो वात्सल्य के साथ व्यक्त हूँ। तो ये परस्परता में सामयिक घटना है और ये बदलता है। स्वभाव नहीं बदलेगा, स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता या दया, कृपा, करुणा का बना रहेगा। वही मैनिफेस्ट होगा परस्परताओं में गुणों के रूप में। और समस्त तत्व तो निरपेक्ष में है ही, व्यापक में ही डूबे भीगे घिरे हैं। अब ये बढ़िया, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। कई बार जब लोग बोलते हैं ना, भैया वो भाषा ऐसी खराब निकल गई, भाव मेरा ठीक था, ऐसा होता नहीं है। भाव ठीक नहीं रहता, इसलिए भाषा ऐसी निकलती है। क्योंकि भाषा के मूल में क्या है, भाव ही भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है। ठीक है, इंटेंशन उसका नहीं रहता, इसलिए वो ऐसा बोलता है, लेकिन उसकी स्थिति उतनी ही है ना। भाव के मूल में वो मौलिकता है,
है ना, उसका स्वभाव। मौलिकता के मूल में क्या चीज़ है, उसने मूल्यांकन कैसे किया, सामने वाले का क्या मूल्यांकन किया, अपना क्या मूल्यांकन किया, दूसरे का क्या मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के आधार जो है उसका दर्शन है, कैसे देखता है चीज़ों को। दर्शन के मूल में कौन है, मैं खुद, जो दर्शक है वो उसके मूल में है। तो दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है उसकी। उसके मूल में क्या है, उसको जैसा सत्य समझ में आया है, जैसा उसको सच्चाइयाँ दिखती हैं, उसका भास, उसका आभास, उसका प्रतीति, है ना। और भास आभास प्रतीति के मूल में भाषा है, उसके माध्यम से ही उसको वो पकड़ में आया या दूसरों को व्यक्त कर रहा है। जो उसको भाषा आभास प्रतीति हुई उसी के व्यक्त कर रहा है वो भाषा के माध्यम से। और ये सब कहाँ हो रहा है, चित्त में, क्योंकि भाव कहाँ पर है, चित्त में। भाव का ही भाषाकरण कर रहा है वो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल या असफल है। यदि भाव संपन्नता है तो वो भाषा सफल हो जाएगी, कम्युनिकेट हो जाएगा, नहीं तो कम्युनिकेशन में गैप आएगा। अब पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की सृष्टि में मेधस माने ब्रेन। मेधस किसको कह रहे हैं, ब्रेन। मुझे एक थोड़ा प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा, जैसे आपने बात करी कि भाषा, हम जिस कोई शब्दों को भाषा में व्यक्त करते हैं, पर कभी कभी भाषाएं ऐसी होती है कि कुछ बोलना और चाहते हैं, सामने वाला मीनिंग कुछ और ले लेता है। दो चीज़ें, सामने वाले ने क्या लिया वो अलग है। लाइन हम ले सकते हैं ना कि या तो वो सफल हुआ या तो वो असफल हुआ। हाँ, दो चीज़ों को देखेंगे पहले। एक तो एक ये दर्शक है, इसके मूल में इसका कुछ दर्शन है। अभी ये इंटरनल है, अभी एक व्यक्ति में हो रहा है ये सब, है ना। उसमें उसकी जागृति की कोई स्थिति है, अर्थात उसका भाव, जो भास आभास प्रतीति की स्थिति है उसकी, सत्य को, ये अभी बाहर नहीं गया है। अब ये व्यक्ति, अच्छा, इसका कोई एक मूल्यांकन है चीज़ों का, इसके आधार पे, ये अभी सब इंटरनल है, ये दर्शक की स्थिति है। अब जो इसके पास भाव है, इसके आधार पर उसने जो परस्परता में मूल्यांकन किया, उसके आधार पे जो भाव है वो भाषा के माध्यम से व्यक्त हो रहा है, ये कह रहे हैं। जब मैं भाषा बोल रहा हूँ उसके रूट में इतना सब अंदर हो रहा है। एक दर्शक है, उसकी कुछ दर्शन उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता पे है ना। और इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि ये अब आप जो कह रहे हैं वो दूसरी बात है कि इस तक क्या पहुंचा, है ना। आप ये कह रहे हैं कि उसने कैसे लिया, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे ही लगता है मैं सफल नहीं हुआ, जो मैं बोलना चाहता था पहुंचा नहीं, है ना। और कई बार जब मैं बोलता हूं कि भैया मैं कई बार भाषा में गड़बड़ी होती है कि नहीं, और मैं कहता क्या हूं मेरा भाव ठीक था, ऐसा नहीं है। भाव ही भाषा में कन्वर्ट होता है, और गहरे में देखेंगे तो आप पाएंगे आपका भाव ठीक नहीं था, इसलिए भाषा ऐसी निकली। जैसे हम बच्चे पे गुस्सा कर दिए, है ना, तो उसके रूट में क्या है, मैंने मूल्यांकन किया, ये पढ़ना चाहता ही नहीं है ना। उसके मूल में मेरी कुछ जागृति का लेवल है जो मुझे प्रतीत हुआ, तो अपना मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन, इसके घटन में मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो भाषा गड़बड़ निकलेगी ही नहीं, क्योंकि उसके मूल में भाव है, भाव के मूल में मूल्यांकन है, मौलिकता है, मूल्यांकन है, दर्शन है, दर्शक है, उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता है, उसके मूल में उसको जो सत्य समझ में आया है वो है। ये पूरा माने बोलने के पहले कितना अंदर चीज़ें हो रही हैं वो है सेटिंग है। हाँ, बहुत ही ऐसे ही नहीं निकलती भाषा, ऐसे ही हम कुछ नहीं बोलते हैं। ये क्षमता, योग्यता, पात्रता को थोड़ा समझाइए। हाँ, जो कल भी बात हुई थी, क्षमता, योग्यता, पात्रता में समझना, जीना और समझाना, तो ये है पात्रता, ये है क्षमता, प्रेजेंट, है ना, और ये है मेरी योग्यता। तो जितनी पात्रता होती है उतना समझ पाता हूँ, उतना ग्रहण कर पाता हूँ। दूसरे ढंग से देखेंगे तो पात्रता को बोल रहे हैं ग्रहण, क्षमता इसको कह रहे हैं वहन करना, जी पाना, और इसको कह रहे हैं एक्सप्रेस कर पाना, व्यक्त कर पाना, अभिव्यक्त कर पाना, संप्रेषित कर पाना,
ये पात्रता योग्यता क्षमता का मतलब है। पात्रता क्षमता योग्यता नॉर्मली क्या होता है, जितना मैं समझता हूँ जीने के पहले समझाने जाता हूँ। ये गलत नहीं है, ये ठीक है। घर में नहीं चलता है, बस बाहर चलेगा। उसका कारण है क्योंकि घर में जीना दिखता रहता है उसको, घर में आपका जीना दिखता रहता है, इसलिए यहाँ फेल है। समाज में ये चलता है समझ के समझाना, क्योंकि उसको पता नहीं लगता कि आपका जीना कैसा है ना, इतना ही गैप है। तो परिवार में ऐसी विधि से समझा पाएंगे, लेकिन यदि आपको अभी जो समझ में आया आप समझाना चालू रखें, इससे आपका ध्यान जीने की तरफ जाएगा। तो इसमें एरर नहीं है, समझे हुए जितना स्पष्ट हुआ उसको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो भैया मेरा ध्यान दो जगह पे जा रहा है। एक ऐसा है कि जो सफल असफल है वो मेरे चित्त में है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है वो मेरे चित्त में है। हाँ। तो मेरे भाव के मूल के अंदर अगर मैं 4.5 क्रियाओं के आधार पर असफल मैं करता हूँ तो असफल हूँ, और अगर मैं उसके ऊपर उठ के चित्त के अंदर तो सफल मैं पॉजिटिव देखता हूँ या सफल होता हूँ या वो भाव से मैं प्रकट होता हूँ, तो मैं आपको सफलता ही लगती है। 5.5 क्रियाओं से आपको लगता ही है मैं सफल रहा, उसको भले ही कुछ भी पहुँचे, आपको एक संतुष्टि होती है कि मैं भाव संपन्न विधि से कह पाया अपनी बात। ये सफलता का आपको अनुभव ही होगा। सामने वाले पे क्या रिजल्ट आ रहा है वो सेकेंडरी है, वो तो इसकी अपनी स्थिति पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन आपको तृप्ति रहती है कि मैं जो उचित था वो मैं व्यक्त कर पाया। और दूसरी बात ये है, अभी पात्रता क्षमता योग्यता का सब देखता हूँ तो समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनके पास में पात्रता नहीं, लेकिन उसको सब लोग श्रेष्ठ समझते हैं और उसके आधार पर सारी गतिविधियाँ होती है। तो सारी गतिविधियाँ 4.5 क्रियाओं में ही होती है, तो समाज में भी वो स्थिति नहीं बनती है कि उठ के लोगों के लिए वो उस तरह का समाज में लोगों को पिरसा जाए या मार्गदर्शन दे सके। इसीलिए वो तो समाज में भी ये गतिविधियाँ प्रातःता न होने की वजह से ही है, लोग उसको उस तरह से समझ नहीं है, उसके लिए श्रेष्ठ मान के उनके कहने पर वो पूरा समाज के लोग चलते हैं। और उस समाज के लोग उसके कहने पर चलते हैं, उसको खुद को लगता है वो असफल रहा, वो असफलता कोई सफलता मान के चलते नहीं मान पाता। यही तो वो उसको अंदर पता लगता रहता है, वो अपने साथ बेईमान नहीं हो पाता आदमी, वो चित्त बोलता रहता है इससे क्या निकला, वो खालीपन महसूस करता है। भाई कितना भी पहुंच जाए उसके आधार पे लोग, उसको खालीपन दिख जाता है। यही तभी तो जागृति है, वही तो क्षोभ है। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो वो मोटिवेशन टिकता नहीं, जैसे ही मोटिवेशनल स्पीकर को पहचानने जाते हैं तो और मोटिवेशनल स्पीकर डिप्रेशन में रहता है। हाँ, मतलब जो काउंसलिंग करता है वो खुद का काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से कई लोग मोटिवेट हो जाते हैं, वो बेचारा डिप्रेशन में रहता है क्योंकि उसको दिखता रहता है कि मैं सफल नहीं हूँ। सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता यहाँ हाँ। उसको उपयोगिता मतलब परिवार के में सीमा में, सदुपयोगिता समाज की सीमा और व्यवस्था की सीमा। हाँ, तो उसमें तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन, तो उसमें अलग अलग तीनों में कैसे उसे देखे। माने तन देखो, जो नियोजन जो प्रयोजनशील होगा उसमें तीनों रहेंगे। हायर में लोअर समाया है, सदुपयोगिता में परिवार समाया रहेगा, ऐसा है। हायर में तो लोअर रहेगा ही, उसी को तो संतुलन बना बिठाता है वो कि भाई मुझे समाज में भी काम करना है, व्यवस्था के लिए भी काम करना है, परिवार के लिए भी। इसके संतुलन को बिठाना पड़ता है। कैसे? परिवार की सहमतियों से, उसकी खुद की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसी संतुलन को पहचानना पड़ता है। ये जागृति से संतुलन आता है, नहीं तो कम ज़्यादा होता रहता है। जब मैं समाज से किसी और वजह से रूप बल पद धन के लिए जब करता हूँ तो असंतुलन होता है। उसके और गहरे में जाएंगे तो मुझे सामाजिक पद चाहिए, तब असंतुलन हो जाता है। घर को मैं निगलेक्ट करके वो अदर पे ज़्यादा भागीदारी करने लगता हूँ, वो वहाँ पे असंतुलन फैलता है। ये जो सेक्शन है भाषा से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व किया है कि बात जो है भाषा से शुरू हो गई और भाषा पे ख़त्म हो गई। तो हाँ। ये जो प्रतीति, भास, आभास के मूल में भाषा है, ये थोड़ा सा ये जो इसमें क्या है, हेलिकल है। एक से शुरू हो रहा है वो दूसरे तक पहुंचा रहा है। फिर जैसे गुरु शुरू कर रहा है तो शिष्य को बता रहा है। फिर तो जो उसके मूल में भाषा है, भास आभास प्रतीति है, मतलब ये जो अपन को सर्किल लगता है ना, हाँ। ये होता हेलिकल है, ये ऐसे जाता है।
अच्छा, है ना। जैसे मैं अब मैं अपने से शुरू करता हूँ, मान लो, है ना। तो मेरे जो भी मैं भाषा बोलूँगा उसके मूल में क्या होगा? भाव। कुछ भाव है जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। उस भाव के मूल में मेरी मौलिकता, मेरा जो मौलिक आचरण, मेरा एक स्वभाव की स्थिति होगी, है ना। उसके मूल में मेरा कुछ मूल्यांकन होगा, उसके मूल में दर्शन होगा, उसके मूल में मैं दर्शक हूँ ही, उसके मूल में मेरी कुछ क्षमता योग्यता पात्रता होगी जी। और क्षमता योग्यता पात्रता के मूल में कुछ सत्य आभास भास आभास प्रतीति होगी, है ना। भास आभास प्रतीति के मूल में अब ये जो मुझे कहीं से मिला होगा आदरणीय नागराज जी के माध्यम से, वहीं से मुझे हुआ होगा, तो ऐसे दो लोग आपको दिखेंगे। अच्छा अच्छा, है ना, ऐसा क्योंकि नहीं तो मेरे को कहाँ से आया? हाँ, तो ये परस्परता में ऐसा है। कल सिंगल पर्सन में नहीं, सिंगल पर्सन का लूप नहीं है ये। हाँ। ये हेलिकल है, परस्परताओं के साथ है। ओके भैया, ये परस्परताओं में सहस्त्र सब परस्परता में है। बढ़िया। दूसरा मेधस की बात कर रहे हैं, ब्रेन, है ना। तो देखो, पदार्थ और प्राण अवस्था में तो ब्रेन नहीं है। सेंट्रल ब्रेन माने CNS, सेंट्रल नर्वस, जहाँ से कुछ सेंट्रल से कंट्रोल हो रहा है। तो पेड़ में ऐसा नहीं होता, कहीं एक भाग है उससे कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, लेकिन पशु में और मानव में मेधस नाम की चीज़ है। उसको कह रहे हैं साम्यता सिरोभाग में, मतलब घुटने में नहीं रहता है, सिर में ही पाया जाता है नॉर्मली है ना। जीवन पुंजस्थ जो है, अभी आशा विचार, है ना, इन शक्तियों का जो प्रसारण है वो कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन पर। ब्रेन उस संकेत को ग्रहण करके एग्जीक्यूट करता है। फिर जो बाहर से कुछ आता है ब्रेन के माध्यम से, उसको ग्रहण कौन करता है? फिर जीवन ग्रहण करता है। ये एक्सचेंज प्रोग्राम, ब्रेन इज एक्टिंग एज ए मीडियम। पुंज किसको कह रहे हैं? चैतन्य पुंज, जो अपन ने कहा था कि एक आकार में चैतन्य जीवन जो है वो घूमता रहता है, गठनपूर्ण परमाणु, और ये प्रसारण और ग्रहण की क्रिया ब्रेन के माध्यम से होती रहती है। जिसको सोम भाई एक अच्छा उदाहरण देते हैं, आप लोगों को याद ही होगा, मच्छर ने काटा, ये सबने याद है ना। तो बस वही कौन सा सॉफ्टवेयर है जीवन में, उसके आधार पे घटना घट रही है। ब्रेन केवल एग्जीक्यूट कर रहा है ब्रेन के माध्यम से। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको जो ग्रहण हो रहा है, ब्रेन यदि ठीक नहीं है तो कुछ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि संकेत को पहले न्यूरॉन्स में, वहाँ पे ब्रेन में गया, उसके माध्यम से जीवन उसको पढ़ रहा है। और आप जब बोल रहे हो तो आपके जीवन में पहले क्या बोलना है, वो भाषा भाव वो व्यक्त हुआ, उसको फिर ब्रेन ने किया प्रोसेस, और ये ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्र से व्यक्त हो गया। तो ब्रेन में जो प्रोसेस होता है अगर सही नहीं है तो आत्मा को सही का स्वीकार नहीं होता है। मतलब इसलिए जब ब्रेन ठीक होना जरूरी है अध्ययन के लिए। तो ब्रेन में सही न होने की वजह से आत्मा में स्वीकार अस्वीकार होता है। नहीं, आत्मा तो बहुत दूर है। मन बुद्धि में, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। मन जुड़ता है ब्रेन से। ये जो चयन हो रहा ना, यहाँ ब्रेन है। तो मैं राम बोलूंगा, आपको श्याम सुनाई देगा। आपका अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है, ब्रेन मान लो वो कुछ का कुछ सुन रहा है, जिसको अपन जो पागल तो सुनना और समझने में जो डिफरेंस है, तो जो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप तक कुछ का कुछ पहुँच जा रहा है। जैसे कई बार फ़ोन लगाते हैं ना, गलत सिग्नल लग जाता है, हम किसी से बात करें वो कुछ और ही बोल रहा है, वो आदमी दूसरा है, वो कुछ। तो ये ब्रेन यदि ठीक नहीं है तो बेसिकली यहाँ से जो संकेत गया, वो जो मन को जो पढ़ने का तरीका है, मन, इसीलिए बच्चों में अभ्यास कराना पड़ता है। वो बोलते हैं, बोलो राम, पापा, मम्मी, चाचा, ये सब वो क्या कर रहा है, इस एक तरह की ध्वनि को चाचा से एसोसिएट कर रहा है। यदि ब्रेन में कुछ गड़बड़ा गया तो अब वो कुछ का कुछ दिख रहा है उसको, जिसको हेलुसिनेशन होने लगता है। अरे नहीं, लोग हैं, आवाज़ आ रही है, अब इसके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो यहाँ पर ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ, ब्रेन के माध्यम से इंफॉर्मेशन जीवन को मिल रही है, और उसके बाद में जो प्रोसेस हो रहा है वो जीवन में हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस, हाँ, वो तो ब्रेन में नहीं हो रहा है। ओके, तो जो जीवन में हो रहा है, तो ब्रेन और जीवन के बीच में अस्वीकार जो है, जो सही नहीं है, तो ये अस्वीकार है। अस्वीकार वाला मुद्दा नहीं है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ और आपका ब्रेन ठीक नहीं है, तो आपको मेरी बात ही नहीं पहुँच पा रही मन कैसे, कुछ का कुछ वो पहुँच ही नहीं रहा ना, प्रोसेसर ही ठीक नहीं है। ऐसा कोडिंग डिकोडिंग वाला ही है। डिकोडिंग प्रोसेसर ही गड़बड़ है। जैसे कई बार होता है ना, कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, उस पर कुछ और आने लगता है। वो जब वायरस आ जाता है ना,
तो कुछ टाइप कुछ कर रहे हो तो अब वो कुछ सॉफ्टवेयर क्या पड़ेगा? काम हुआ मतलब हाँ। हम जो भी कहना चाहते हैं मतलब जीवन कह रहे हैं तो पर ब्रेन वो जरिया बन रहा है बिल्कुल कि हम उस तक पहुंचा रहे हैं। वो ऐसे ही ब्रेन के माध्यम से ही हम आप बोल पा रहे हैं और मैं सुन पा रहा हूँ, दोनों घटनाएं। अब ये जो है ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता के भेद से ही सभी सुख आकांक्षाएं हैं। सुखी होने का जो काम है, यदि मैं उपयोगिता को ग्रहण करता हूँ तो सुखी होता हूँ, अनुपयोगिता को छोड़ देता हूँ तो भी सुखी होता हूँ, स्वसंयमता के अर्थ में प्रवृत्त रहता हूँ तो भी सुखी होता हूँ। तो 3 तो बता दिए, अनुग्रह, संग्रह एवं उदारता। इसको है कहीं परिभाषा, देखना पड़ेगा, आपने लिखी है? हाँ, अनुग्रह को कहा है दया, कृपा, करुणा, सहज संप्रेषण। अच्छा। एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है, निर्णय जीवन में होगा या समझ जीवन में होगी, लेकिन जो एग्जीक्यूट करेंगे वो सारा ब्रेन से करेंगे। तो ये जो सुखाकांक्षा है, कैसे हम सुखी होंगे, है ना, तो इसको लेके बताया है कि ग्रहण विसर्जन से सुखी, कुछ लेके या फिर मतलब उपयोगिता के मूल्यांकन, यानी उपयोगिता से सुखी होंगे या फिर अनुपयोगिता से, मतलब मैं वो तय कैसे करती हूँ। तो अल्टीमेटली ये तय होता है जीवन के आधार पे, जो ब्रेन के आधार पे एग्जीक्यूट होके शरीर से कुछ ना कुछ हम करते हैं ऐसे। तो ये ऊपर जो ब्रेन का, मेधस का दिया, तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो तो शरीर से होगा, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जीवन में तय होगा, ऐसे बताया है। तो सुख की आकांक्षा हमने जहाँ पे रखी है, तो कुछ छोड़ के सुखी होते हैं, कुछ पा के सुखी होते हैं, ये जो वाला है ना मामला, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। वो संवेदनाओं को नियंत्रित करने के अर्थ में है। मतलब मैं आज तय करूँ कि मुझे उपवास करना है ना, तो वो जो तय हुआ वो कहाँ पे हुआ? जीवन ने तय नहीं किया कि आज मैं नहीं खाना खाऊंगी, वो जीवन ने तय किया, इसलिए भूख पे जो संयम आना था वो हो गया, है ना। अदरवाइज़ हम ऐसा बोले कि आज एक दिन हम नहीं खाते हैं तो ऐसे हम नहीं रह सकते, कि बिना खाए नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब तय होता है, यानी जीवन के लेवल पे ये तय होता है कि ये नहीं करना है, तो क्या सही है क्या गलत है, ये जो है वो निर्णय या फिर ये देखना जो है वो मेधस का काम नहीं है। वो जो संतुलन है वो जीवन के लेवल पे है, क्या सही है क्या गलत है ये करना। फिर हम मेधस के आधार, मेधस से उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, सिर्फ इतना ही। तो ऊपर जो मेधस को लेके जो डिस्क्रिप्शन दिया, तो मेधस जो है वो उसको डिकोड करके सिर्फ शरीर के पास से कुछ करवाएगा। तो जैसे कल बात हुई थी, तो ब्रेन जो है वो उससे ज्ञानेंद्रियाँ और हृदय जो है उससे कर्मेंद्रियाँ। तो ब्रेन के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों को और उसके आधार पे कर्मेंद्रियों को मैसेज पहुंचता है और वो काम होता है। लेकिन वो निर्णय या फिर वो जो समझ है वो तो जीवन में ही बनेगी, है ना। ऐसे हमसे किसी चीज़ को अनुक्रम पूर्वक ग्रहण करना, है ना। अनुभव जो है वो क्रम से है ना, कुछ अचानक नहीं घट रहा है। पूरे अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी वास्तविकता है, वो क्रम से ही है, कुछ अचानक नहीं बनता है। तो अनुभव भी क्रम से ही है। तो ये जो समझ है वो अनुक्रम से ही आएगी, उसी को यहाँ पे अनुग्रह जो है वो कहा है। तो किस तरह से प्रस्तुत होने से या फिर किस तरह से जीने से मुझ में सुख की जो आकांक्षाएं बनी हैं वो स्थिर होगी, या फिर मैं जहाँ पे शरीर मूलक जीकर अगर सुखी होना चाहती हूँ तो वो क्षणिक ही रहेगा। लेकिन अगर समझ के इसमें हम डोमेन में देखेंगे तो जितनी समझ बढ़ती जाएगी तो वहाँ से सुखी होने का, यानी निरंतर सुखी होने के जो भी नियम है उसको स्वीकार के हम सुख की आकांक्षाओं के ऊपर चलेंगे ऐसे। तो ब्रेन कुछ तय नहीं करता है कि भाई आज नहीं करना है या नहीं खाना है, ऐसे। तो ये जो नियंत्रण और ये जो भी हम कह रहे हैं वो है जीवन की ही समझ ऐसे। आशय आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं आकांक्षाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में तथा ऋतुम्भरा दृढ़ता एवं निष्ठा के रूप में व्यक्त है। यह क्रम से मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण
स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा, आकांक्षा और बुद्धि में अनुभव प्रमाण ऋतुम्भरा क्रियाएं हैं। यह चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य या जीवन परमाणु होते तक दृष्टि संपन्न नहीं है। अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है। उसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। जागृत मानव में स्वयं होने का बोध व संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है। यही स्व एवं परस्परता है। अपने वातावरण में स्थितिपूर्ण, अपूर्ण, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, योग, वियोग, क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, फल, ह्रास और विकास का संकेत ग्रहण दर्शन द्वारा ही दर्शक ने किया है। चैतन्य इकाई स्वयं जीवन पुंज, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अध्ययन है। इसके पूर्व अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभावात्मक व व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है। मानव जाति 5 श्रेणियों में परिलक्षित है, जो निम्नानुसार है। अमानवीय मानव के 2 वर्ग हैं, एक पशु मानव और 2 राक्षस मानव। पशु मानव में दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरतावादी कार्य व्यवहार होता है। राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनतावादी कार्य व्यवहार होता है। 3 मानवीयतापूर्ण मानव एक वर्ग में है। मानवीय दृष्टि, न्याय, धर्म, सत्य। मानवीय विषय, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। आगे पढ़ सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लें। मानवीय स्वभाव, धीरता, वीरता, उदारता। अति मानवीयतापूर्ण मानव पुनः 2 वर्ग में है, 4 देव मानव और 5 दिव्य मानव। अति मानवीयतापूर्ण मानव की दृष्टि, विषय और स्वभाव निम्नानुसार है। ये भी पढ़ सकते हैं, तो अपन कर चुके हैं। देव मानव दृष्टि, धर्म प्रधान, न्याय और सत्य। विषय लोकेषणा, स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता तथा दया प्रदान, कृपा, करुणा। दिव्य मानव दृष्टि, परम सत्य। विषय सह अस्तित्व रूपी परम सत्य। स्वभाव करुणा प्रधान, दया, कृपा। तो ये भी पढ़ लीजिए, भी ठीक है, एक ही चीज उसी को पर चर्चा है। 5 श्रेणी के मानव अपने से अविकसित पर निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार एवं अधिकार करते हैं। अधिकार अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करना और उसका प्रयोग, सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता होना ही अधिकार है। उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंड सार्वभौमता, सहज सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही संभव है। बढ़िया, बस यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। बढ़िया, तो बता रहे कि कैसे होगी इच्छा का मतलब है वो जो भी फिर इच्छा होगी वो प्रयोग या व्यवहार के रूप में व्यक्त होगा। ऋतंभरा जो बुद्धि की शक्ति है वो दृढ़ता और निष्ठा के रूप में, संकल्प के रूप में, एक क्रम से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव हैं। हाँ हाँ, माने मन क्या करता है, वृत्ति क्या करती है, चित्त क्या करता है। तो चित्त में इच्छा होती है ना। इच्छा का मतलब ही है कि फिर वो कार्य व्यवहार में व्यक्त हो जाएगा। जो विचार है वो केवल हम प्रसारण करते हैं, वो जीने में आएगा ये जरूरी नहीं है, संप्रेषणा है ना। और मन में आशा के रूप में है, वो आशाएं आस्वादन के रूप में। हाँ, एग्जीक्यूशन जो भी हो ना, वो इच्छा हुए बिना कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। इच्छा होगी तो एग्जीक्यूट, नहीं तो तब तक हम विचार कर रहे हैं, केवल आपस में बता भी रहे हैं कि मैं मकान खरीदने का सोच रहा हूँ, है ना। ये सब विचार चल रहा है। अभी मकान खरीदना है, ये तय हो गया तो फिर वो एग्जीक्यूशन में आएगा। फिर हम
है ना, लोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, जो कल अपने बात में बात मैं प्रोसेस को इनिशिएट कर देता हूँ। हाँ, इच्छा के लेवल पे आने के बाद ही होता है। उसके पहले तो विचार चल रहा है, अभी विचार चलता है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, घर में भी बात कर रहे हैं, दोस्तों से सोच रहे हैं, मतलब बोलते भी हैं, मैं अभी विचार कर रहा हूँ इस पर, निर्णय नहीं लिया कि इसको एग्जीक्यूट करना है। इच्छा में आ गया तो एग्जीक्यूशन चालू, तुलन करके मेरा विचार चालू रहता है। तुलन के बेसिस पे, तुलन और विश्लेषण दोनों चलते रहेंगे। तुलन माने प्रिय के आधार पे, हित के आधार पे, न्याय के आधार पे तौल, उसी जो मेरी दृष्टि होती है उसी के आधार पे विश्लेषण होता है ना। प्रिय के आधार पे यदि विश्लेषण करना होगा तो घर कौन सा अच्छा है उसके आधार पे चलेगा, लाभ के आधार पे करना होगा तो सस्ता कहाँ मिल रहा है उसके आधार पे चलेगा, ऐसे विश्लेषण भी उसी आधार पे चलेगा। हेलो भैया, यहाँ हाँ, मैंने सोम भैया का कितनी बार परिचय शिविर में घर पे भी सुनती हूँ, तो जब ये जीवन क्रिया समझाते हैं तो मैंने ऐसा सुना था कि अगर हमें कोई चीज़ की इच्छा होती है तो ही हमारा विचार चलता है, तो मैं ऐसा कंफर्म करना चाहती हूँ। दोनों तरह से चलता है। जैसे इच्छा हो गई घर खरीदना है तो फिर विचार चलेगा कहाँ खरीदना है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, मन तक। तो इच्छा होगी, चित्रण हुआ तो वो तुलन में जाएगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर आस्वादन होगा, फिर चयन होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। चयन हुआ तो आस्वादन होगा, फिर उसका विश्लेषण होगा, फिर तुलन होगा, लेकिन यहाँ रुक सकता है कि नहीं चाहिए, तो फिर इच्छा में नहीं जाएगा। तो ये दोनों लूप चलते रहते हैं, है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब दोनों क्रिया है, दोनों चलते रहते हैं लगातार। हाँ, इसमें अपन चलते रहते हैं, ये लगातार होता ही रहता है भैया। हाँ, इधर जो हम बुद्धि, हाँ, अब आ गया अनुभव, पांचवा जो है ना, तो ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि हो गया। बुद्धि में अनुभव, प्रमाण, ऋतंभरा की क्रिया। बुद्धि में ये जो अनुभव होता है उसका भी बोध होता है, अनुभव और प्रमाण का। ये जो यहाँ से इसको बताया उन्होंने, ये जो अनुभव हुआ उसका प्रमाण हुआ, प्रमाण का फिर बुद्धि में आया, तो इसके लिए उसकी बुद्धि में लिखा है अनुभव प्रमाण सहित ऋतंभरा। ये जो अनुभव मूलक को व्यक्त कर रहे हैं, फिर इसमें अनुभव प्रमाण सहित ऋतंभरा को बता रहे हैं। माने आत्मा का क्रिया भी लिखना था, वो नहीं होके जो मानव है, हाँ, मानव को चित्त के लेवल पे काउंट कर सकते हैं या बुद्धि के लेवल पे काउंट कर सकते हैं? जैसा 4 क्रिया दी है ना, अलग अलग मानव है, जैसा पशु मानव, राक्षस मानव। नहीं, ऐसे मत करो। नहीं, जस्ट जो मतलब पशु मानव, राक्षस मानव में केवल 4.5 है। हाँ, मानव को कौन से लेवल पे काउंट करेंगे इसमें? मानव की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, साक्षात्कार से शुरुआत होगी, है ना। और अनुभव में मानव, देव मानव, दिव्य मानव तीनों समान हैं अनुभव में, है ना। खाली जीने के स्तर पे आएगा, फिर जीने के स्तर पे यदि यहाँ तक व्यक्त कर रहा है, यहाँ से व्यक्त कर रहा है, वो उसकी परिस्थिति स्थिति अनुसार होगा। योग्यता, पात्रता, वो उसका मतलब नहीं, योग्यता, पात्र, क्षमता तो आ गई, परिस्थिति अनुसार। जैसे मान लो एक 20 साल का बच्चा ज्ञान संपन्न हो गया, अनुभव संपन्न हो गया, अब वो हो सकता है उसकी परिस्थिति ऐसी कि अभी परिवार में ज़्यादा काम करना है, तो आपको लगेगा कि वो न्याय के डोमेन में काम कर रहे हैं। मानव का क्या है, न्याय प्रधान धर्म सत्य, है ना। जो 5 मानव हैं तो न्याय प्रधान जिएगा। एक उम्र में आने के बाद पारिवारिक संतुलन ऐसा बन गया कि अब वो समाज में ज़्यादा काम कर सकता है, तो फिर व्यवस्था प्रधान न्याय धर्म करे, न्याय सत्य करेगा। और फिर एक और उम्र में आने के बाद अब बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, वो सब संभाल ले रहे हैं, दादाजी आप बढ़िया काम जो कर, तो वो फिर सत्य प्रधान सार्वभौम व्यवस्था में काम कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन अनुभव में तीनों समान है। प्रमाणित करने में मानव, देव मानव, दिव्य मानव रहेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है यहाँ मानव, यहाँ देव मानव, यहाँ दिव्य मानव, वही है ना, ऐसा लगता है, लेकिन अनुभव संपन्न होने में तीनों समान है। इसीलिए वो साइकिल में था ना, देव मानव में भी आ जा रहा है कभी कभी, तो वो परिस्थिति के अनुसार बदल रहा है। ज्ञान में समान है तीनों, प्रमाणित करने में परिस्थिति के अनुसार प्रमाणित कर रहा है। अच्छा, इसमें दूसरा कह रहे हैं कि जड़ परमाणु में कोई दृष्टि नहीं होती है, चैतन्य परमाणु में ही दृष्टि है, और अपनी दृष्टि के अनुसार दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया ही दर्शन है।
जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही स्व और परस्परता का निर्णय होता है। मैं क्या हूँ और फिर दूसरे क्या है, उनके साथ मुझे क्या करना है, संबंध का निर्वाह परस्परता में। अपने वातावरण में स्थित पूर्ण अपूर्ण, रूप गुण स्वभाव धर्म, योग वियोग, क्रिया प्रक्रिया, परिणाम फल, ह्रास और विकास का संकेत ग्रहण दर्शन द्वारा ही दर्शक ने किया है। वातावरण में यदि अपूर्णता है तो इसको कैसे पूर्ण करना है ना, इन सब चीज़ों का दर्शक देख रहा है और उसके लिए फिर उसमें योगदान दे रहा है अपना, परस्परता में अपने को कैसे आगे की स्थितियों को कैसे घटित कराना है या परंपरा में कैसे प्रवाहित करना है, इसके लिए काम कर रहा है। दर्शक माने व्यक्ति, सभी मानव, दर्शन संपन्न मानव। और अब उसके बाद फिर बता रहे हैं कि किस तरह से वो दृष्टि के आधार पर विषय या जैसा दर्शक की स्थिति है वो पंच मानव के कोटि के अनुसार उसका फिर वो अपन चर्चा कर चुके हैं। इसमें कुछ हो तो बात कर सकते हैं भैया। जैसे भ्रमित अवस्था में हमने देखा कि 4.5 क्रिया में ही सब हो रहा है। हाँ। ठीक है, जैसे मानव हो जाते हैं तो ये 10 क्रियाएं एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे इन सम केसेस की जैसे हमारा संस्कार भी हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो भ्रमित अवस्था के लिए 4.5 क्रिया का जैसे हम लोगों ने कभी चित्रण से शुरू करते हैं तो चयन पे आके रुकते हैं, जब कब चयन से शुरू करते हैं तो चित्रण पे जाके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 10 क्रिया जब एक्टिवेट हो गई तो उसमें हम लोग ये हमारा ऋतुम्बरा जो है या फिर संस्कार जो है इसका सीक्वेंस वाइज कैसे यूज होगा जीवन क्रिया के अंदर, ये जानना चाहते थे। अब यदि कोई अनुभव संपन्न हो गया, ये हस्ती क्या पहले से पूछ लेती वही सवाल। अभी देखो नियम क्या है, स्थिति मूल है, गति स्थिति के अनुसार गति है। तो स्थिति हमेशा दृष्टा है गति का। ठीक है, तो जो अनुभव मूलक विधि से अनुभव के आधार पर ही प्रमाण प्रस्तुत करेगा, गति होगी। प्रमाण का ये जो बुद्धि है इसमें बोध होगा और इस बोध के अनुरूप में संकल्प होगा, संकल्प के अनुरूप चिंतन होगा। यहाँ पे साक्षात्कार फिर अनुभव मूलक विधि में इसको चिंतन कहते हैं। जब अनुभव गामी में है तो साक्षात्कार है, वो चिंतन करेगा प्रयोजन को। उस चिंतन के आधार पर चित्रण क्रिया होगी, इच्छाएं बनेगी। उन इच्छाओं का फिर न्याय धर्म सत्य के आधार पर तुलन होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। उसके ड्रॉप माने नियंत्रित हो जाएगा। तुलन के आधार पर फिर विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगी, कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर लक्ष्य का आस्वादन होगा, मूल्यों और लक्ष्य का, उसके आधार पर चयन होगा और फिर ये ब्रेन के माध्यम से एग्जीक्यूट होगा। ऐसे चलेगा फिर। अच्छा, हाँ, यहाँ से फिर ब्रेन के माध्यम से शरीर के द्वारा कार्य और व्यवहार में व्यक्त होगा। ऐसे प्रक्रिया। भैया छोटे छोटे डिसीजंस जैसे कुछ एकदम भौतिक लेवल की जो चीज़ें करते हैं हम लोग, हाँ। उस केस में भी अनुभव मूल उसका अनुभव का पुट फिर बना ही हुआ है, सदा बना ही है। तो इन ईच एंड एवरी क्रिया जो है सब लक्ष्य मूलक उसके आधार पे ही चल रही है, उसके आधार पे होगा सर। अच्छा, अभी भी ऐसा ही है। जिसकी बहुत लाभ की दृष्टि है, अभी हमें लगता पता नहीं चलता। हमारी भाषा जो कह रहे हैं, भाषा के मूल में भाव, सब कुछ हमारा लाभ दृष्टि से ही चलता रहता है। हाँ, और ये सब क्रिया जो है इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो जैसे 4.5 क्रिया सब अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है। और केवल 4.5 नहीं है उसमें, मतलब कहीं ना कहीं भाव अभी आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा भाव रहते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो निरंतरता नहीं है। सो 10 क्रिया ऑलवेज रहती है। खाली बात जो है निरंतरता की है। कभी हाँ, राइट। अपेक्षा के रूप में कभी कभी एग्जीक्यूट भी हो रहा है, भाव वाला तो होता ही है।
ओनली जागृति वही है कि जहाँ पे निरंतरता आ जाए। बस बस बस, जागृति वही है। सो निरंतरता से जागृति का रास्ता है। बस जागृति बराबर निरंतरता। उसके पहले को जागृति नहीं कह रहे हैं, उसके पहले क्रम है, जागृति क्रम में है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो सुख, ऐसा नहीं कि आदमी दुखी ही रहता है, सुखी भी रहता है, क्षणिक है, बस निरंतरता नहीं है। कभी कभी भाव वाला भी है, दीर्घकालीन भी है, निरंतरता नहीं है। तो समय के अर्थ में निरंतरता नहीं है और सबके साथ भी नहीं है। किसी एक के साथ उसको अच्छा लगता है, बाकी के साथ नहीं लगता है। हाँ। उसके जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ भी कभी कभी गड़बड़ लगता है, और अपने साथ भी कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अपने साथ भी गड़बड़ लगता है। बस ये निरंतरता नहीं हो रही, यही प्रॉब्लम है। और चित्त को निरंतरता चाहिए। यहाँ वो निरंतरता को ढूंढ रहा है। भाई ये कब तक चलेगा ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे? जब हमारे जीवन में जब हम जागृति की ओर बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे यही पता लगेगा। हाँ, धीरे धीरे आप अधिक समय तक खुश हो, अधिक लोगों के साथ खुश हो। हाँ, उसी को परिवार कह रहे हैं पहले। तो बेसिकली निरंतरता बढ़ती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। हाँ, माने समय के ड्यूरेशन में भी, लोगों के फैलाव के रूप में भी। हाँ, फिर वो वही फैलाव फिर समाज के रूप में हो जाता, फिर वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ऐसा डिजाइन है। तो एक क्रम से हो रहा है। इन्हीं को हम लोग अपने जीवन में ऐसे चेक्स के वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा ही है। अच्छा, इसी को कह रहे हैं अपनेपन का फैलाव ही सुख है। फाइनली ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जो उसने सिकुड़ लिया था, मैं जो कर रहा था, वो धीरे धीरे हम, फिर हम सभी, फिर पूरा ब्रह्मांड, ऐसा उसका फैल जाता है। जी भैया, इतना ही काम हो रहा है। तुलन क्रिया दोनों में ही है, तो बाकी तो सबसे। हाँ, बाकी का इसके आधार पर निरंतरता तय हो रही है। काम इन पे ही हो रहा है। शिफ्टिंग कहाँ हो रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो चैन में शिफ्टिंग होगी, चैन में तो मतलब चैन की जो आस्वादन में, खाली आस्वादन में हाँ, अगर शिफ्ट हो जाएगा, इसके आश्रय में है। सही बात है। आस्वादन अगर मूल्यमूलक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुलन क्रिया भी एनडीएस के थ्रू हो जाएगी, और बाकी तो सब क्रियाएं तो सेम ही चलेगी। एकदम बहुत बढ़िया। अब देखो मज़ेदार चीज़ है, इसमें शिफ्टिंग होने के लिए इधर न्याय चाहिए, न्याय में शिफ्टिंग होने के लिए साक्षात्कार चाहिए। ये है, धर्म में शिफ्टिंग होने के लिए बोध चाहिए, सत्य में शिफ्टिंग होने के लिए अनुभव चाहिए। तो शिफ्टिंग इधर हो रही है, उसका रूट इधर है। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मतलब एटलीस्ट जो समझ के स्तर पे सबसे पहले हमको जो हमारा जो रुचि मूलक है उसको हमको मूल्य मूलक होना है, मूल्य मूलक होने के बाद लक्ष्य मूलक होना है। तो मतलब मैं ये स्टेप को आगे आगे पार करते जाऊँगा। तो मुझे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये जो मूल्य है इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। लक्ष्य मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, इसको मतलब सेंटर में रख के मुझे चलना है। अच्छा, बढ़िया। तो अपन को क्या करना है, और गहरे में देखेंगे तो अपन को प्रयास ये करना है, जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, क्या कुछ भाव उदय होता है? मूल्य माने भाव। हाँ, है ना? क्या मेरे में स्नेह है? अभी देखोगे ये क्या होता है, पूरा ब्लैंक पड़ा है मामला। मैं अपने बेटे को ही देख रहा हूँ, तो जैसे ही उसको देखता हूँ तो क्या मेरे में वात्सल्य का भाव आ रहा है? वात्सल्य माने क्या मैं इसका अभ्युदय चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ केवल पैसा कमाने एटीएम मशीन बन जाए? यदि इतना ही दिख रहा है तो भाव गायब है। तो अब बेसिकली बिल्कुल अभी प्रयोग क्या करना है, हर समय ये देखना है कि किसी भी इंटरेक्शन में जब मुझे कोई, अब और गहरे में देखोगे तो क्या ये शरीर दिखता है कि शरीर के साथ जीवन दिखता है? क्या ये दिखता है कि मुझे इसके साथ पूरकता, इसकी जागृति में क्या सहयोग करना है? इतना सब इसको देखने के लिए ये हुए बिना वो दिखता नहीं है। भाई जब तक जीवन ही हमें स्पष्ट नहीं हुआ, भाव कहाँ से आएगा? तो अभी भाव क्या है, बेटा पढ़ ले नहीं तो मर जाएगा। ये अभाव को बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली क्या कह रहा हूँ, डरा रहा हूँ ना, अभाव को व्यक्त कर रहा हूँ। उसी को मैं भाव बोलता हूँ। देख कितना तुझे चाहता हूँ, इसलिए तुझे डांटता हूँ। वो बोलते ना, नोक झोंक इसलिए क्योंकि चाहत है, प्यार है इसलिए डांट रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं, अपेक्षा है उसकी कि अच्छा बन जाए। अच्छा क्या होता है पता नहीं है। तो यही देखना है कि जब भी मैं किसी को देखता हूँ क्या जीवन दिखता है, क्या जब भी मैं किसी को देख रहा हूँ तो क्या सही में मेरे में स्नेह है? अब स्नेह क्या होता है यही पता नहीं, अभी आएगा कहाँ से स्नेह, इसलिए उसकी स्नेह की परिभाषा चाहिए। फिर मतलब
फिर ये मूल्य समझना है और उसका मनन करते करते हाँ, आगे बढ़ना है। तो स्नेह क्या होता है, ममता का क्या मतलब है, वात्सल्य का क्या मतलब है, गौरव का क्या मतलब है, श्रद्धा का क्या मतलब है। गुरु जी को देख रहे हैं, श्रद्धा आ रही कि नहीं आ रही, क्या होती है श्रद्धा, श्रद्धा का मैनिफेस्टेशन क्या है, वस्तु को समझना है। हाँ, तो ही आएगा। मूल्यों का ही साक्षात्कार है पहले मूल्यों में ही होगा। यानी कि किसी के साथ भी हम इंटरेक्ट करें तो स्नेह भाव से ही करना पड़ेगा। हाँ, स्नेह का वो समझना चाहता है में जो निष्ठा निरंतरता बनी हुई है, अच्छा। उसकी जागृति में सहयोग करने की। फिर जागृति क्या है, उसका मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन तब तो करेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। कुछ कह रही थी इतना, मैंने को कुछ अच्छा याद आ रहा है। वो थोड़ा व्यवहारिक इस पे हाँ, व्यवहारिक बताओ। मेरा ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो हम अभी देख रहे हैं ना कि हम कैसे जांचें कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो घटनाओं में ये दिखेगा, जैसे पहले कोई घटना घटती थी तो हम तुरंत हमारा रिएक्शन जाता है ना, और सामने वाले को गलत ठहराना या फिर उसकी गलती दिखा देना वो भी होता है, और खुद पे भी ध्यान जाता ही है तब भी, भले ही ये सूचना नहीं है फिर भी। इससे और शिफ्ट ये आएगा कि अब जब घटना घटी तो आपने कर भी दिया, रिएक्शन भी आ गया, लेकिन उसके बाद ध्यान जाएगा कि ये करना था कि नहीं करना था। ये पहला शिफ्टिंग आता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो किया तो सूचना तो हमारे पास है कि हर जगह पे हमको किस तरह प्रस्तुत होना है संबंध से, तो सूचना आ गई है तो कहीं ना कहीं बीज हम में है ही, तो रिएक्शन आएगा ही, लेकिन रिएक्शन के बाद पता चलेगा कि ये करना तो नहीं था लेकिन मुझसे हो गया। उसके बाद का स्टेप ये है कि घटना जब घट रही है तब ध्यान जाएगा कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपने पे कंट्रोल नहीं रहेगा और हम कर ही देंगे। तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम खुद को सामने वाले के सामने रख भी पाए कि ये मुझसे नहीं होना चाहिए था लेकिन मुझसे हो गया। उसके बाद का स्टेप ये है कि घटना जब घट रही है उसको मैं बैठ के ऑब्जर्व ही करूँगा, और उसमें पता चलेगा, इतना शांत हूँ कि उसमें पता चलेगा कि अब मुझे करना क्या है। तो ये धीरे धीरे ही बनेगा, और यही हम अपने आप में ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कोई भी घटना अचानक, मतलब जो भी हो रहा है, घटना जो घटी उसको हम अब एकदम शांत, क्योंकि मैं अंदर से शांत हूँ इसलिए उस पूरी प्रोसेस को भी देख पाऊँगी कि वो घटना क्यों घटी। उसमें सामने वाले का भी मूल्यांकन होगा, मेरा भी होगा, और उसमें बेस्ट जो रास्ता है वो भी निकलेगा। तो जो हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं ना, वो रिस्पॉन्स आना तब वहाँ से शुरू होगा। तो अपने अंदर स्थिरता होने से उन सारी चीज़ों को हम ठीक ठीक मूल्यांकित कर पाएंगे और रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स में हम जा पाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तो हमारा जितना स्थिति बनेगा ना भैया, पात्रता जितनी बनेगी हो उतने दूर तक हम देख पाएंगे। धीरे धीरे इसको जितना अध्ययन में लाएंगे तो धीरे धीरे अपनी वो भी पात्रता बन जाएगी कि हम बहुत आगे तक का और जो अस्तित्वगत वास्तविकता है वहाँ तक का देख पाएंगे। ऐसे भैया एक सवाल आया यहाँ पे कि जब तक साक्षात्कार, बोध और अनुभव नहीं हुआ है उसके पहले तो हम जो भी गोल, विजन जो भी डिसाइड, मैं अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो हम प्रिय हित लाभ से ही ऑपरेट करेंगे। तो NDS मतलब न्याय धर्म सत्य में से ऑपरेट करने के लिए क्या कोई साक्षात्कार या बोध या अनुभव को जो प्राप्त हुआ है उसके साथ चर्चा करके फिर हम अपना जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो करें तो सही रहेगा? बिल्कुल ठीक है, राइट। ऐसे ही भैया आपने जो बोला कि चित्रण में से साक्षात्कार की ओर गए, हाँ। और साक्षात्कार हो गया, और साक्षात्कार का अवधारणा बोध, बुद्धि में अवधारणा बोध हुआ, तो मैंने ऐसा पहले कहीं देखा है कि अवधारणा बोध होने के बाद वो हिसाब से जीने का संकल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो संकल्प जो करते हैं उसका चिंतन करके चित्रण को बदलना पड़ेगा। ऐसा ही है, मतलब सीधा ऊपर नहीं जाएगा ना, ये पहले ऐसा चलता रहेगा। देखिए ये आप ठीक कह रहे हैं, पहले अभी तक अपना ये चलता रहता है 4.5 ऐसे 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 ऐसे, हाँ। फिर कुछ, हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। संकल्प का चिंतन पूर्वक अभ्यास करेंगे तो चित्रण बदलेंगे। बिल्कुल, चित्रण बदलेगा तो वापस वो हिसाब से विश्लेषण, चयन, ऐसा ही चयन होके वापस प्रत्यावर्तन सबसे बाद में परावर्तन, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। फिर धीरे धीरे वो उसका अनुभव होगा। जीते हुए जो संकल्प किया, संकल्प के आधार पे जिया, तो जो तृप्ति है उसका अनुभव होगा। फिर हम बोल पाएंगे मैंने जी के देखा है, यही उसका ही नाम प्रमाण है।
फिर उसके आधार पे चलेगा, ऐसी प्रक्रिया। क्योंकि संकल्प मतलब साक्षात्कार हो गया, वो मन को तो बताना पड़ेगा, इसलिए वहाँ से वापस आना पड़ेगा। आता ही है। हाँ, बाद में मन वृत्ति चित्त बुद्धि बाद में ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल। मतलब जो समाधि की स्थिति परंपरा ने बताई है तो वो सीधा आत्मा से ही आत्मा के प्रकाश में ही पूरा चलेगा। लेकिन हम जब जो जा रहे हैं वो अनुभवगामी विधि है और अध्ययन विधि है, बाबा जी ने दिया है। तो भैया ने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि वो मूल्यों का साक्षात्कार जो है वो होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे विश्वास मूल्य का पता हमको चलेगा ही, जब जी रहे हैं तो विश्वास मूल्य पता चलेगा ही, वो स्थिर नहीं होगा या फिर निरंतरता में नहीं होगा, इतना ही। 30 मूल्य वो पहचानना पड़ेगा। अभी हम 30 मूल्यों में से एक ही मूल्य में जी रहे हैं, बाकी 29 मूल्यों को नकार दिया है, वस्तु मूल्य में ही जी रहे हैं। बढ़िया, दो ही मूल्य हैं। बिल्कुल कला बिल्कुल मूल्य। एकदम बढ़िया। तो फिर धीरे धीरे क्या है, उसको फिर प्रयास पूर्वक करके तब जाके उसका साक्षात्कार होगा मूल्यों का, ऐसा। इसमें है ना, जैसे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि तुलन के लेवल पे ही पहले स्टार्ट काम तो वहीं पे होगा। तो हम छोटे थे तब वो टग ऑफ वॉर खेलते थे, तो एक साइड HPL है और एक साइड NDS है। तो वो HPL का जो दबाव है हित प्रिय लाभ का, वो शरीर से होता है, क्योंकि शरीर में इंद्रियां हैं, शरीर का स्वास्थ्य है और धन का लाभ है, तो वो हमेशा वो अट्रैक्ट करता ही है। और दूसरी साइड ऊपर जाने के लिए न्याय धर्म सत्य है, तो कौन जीतेगा वो हमको देखना है कि न्याय धर्म सत्य ऊपर वाला जीतेगा या शरीर से जो दबाव प्रभाव आता है वो जीतेगा। तो हम उसको हमेशा तुलन जब भी विचार करते हैं, वृत्ति में जब भी विचार करते हैं, तो हर विचार में हमारा वो कौन जीतता है, न्याय धर्म सत्य जीतता है या हित प्रिय लाभ जीतता है, वो देखना पड़ेगा। और सीधा अनुभव पॉसिबल ही नहीं है। अब पहला गोल तो साक्षात्कार का ही होना चाहिए कि भाव में आ जाए, साक्षात्कार हो जाए, मूल्यों का साक्षात्कार हो जाए, तो न्याय खुलता है तो धर्म ऑटोमेटिक खुलेगा, और धर्म खुलता है तो सत्य ऑटोमेटिक खुलेगा। हमें सिर्फ डायरेक्ट सत्य खोलना है और डायरेक्ट जीना है, तो मीन्स के वो अनुभव मूलक जीना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। साक्षात्कार पूर्वक जीना पड़ेगा, फिर अवधारणा बोध धीरे धीरे फील होगा, फिर वो अनुभव तक पहुँचेंगे। तो पहला स्टेप करेंगे तो ही सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है तो ही थर्ड स्टेप है। हम सीधा थर्ड स्टेप पे जाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। वो है बहुत बढ़िया। वो बार था वो प्रिय हित लाभ के बीच में ही होता था। अभी जो टग ऑफ बार था या तो प्रिय या हित और लाभ, बस इसी में था, है ना, कि केवल इतना ही तय करना है कि कश्मीर घूमने जाना है कि केरला। इसमें ही टग ऑफ बार जैसी में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अब आएगा कि भैया मूल न्याय वर्सेस PHL। नहीं, प्रिय हित लाभ में भी जब डॉक्टर बोलता है तो हित के और ध्यान जाता है, बाकी प्रिय और लाभ में ही चलते हैं। हित भी अभी इतना नहीं ढूंढते जब तक डॉक्टर नहीं आता है बीच में। हर बार वो भाव बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है कि न्याय की डेफिनेशन नहीं है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। तो न्याय से ही शुरुआत होगी, सीधा धर्म सत्य पे काम होगा ही नहीं, न्याय से ही स्टार्ट पॉइंट वही है। केवल हमने अब इस पूरे दर्शन में अपन जितनी सूचना सुनने के बाद बदल क्या रहा है कि जो हमारी लेवल अभी जो प्लेइंग फील्ड थी वो केवल प्रिय और हित और लाभ, उसमें भी प्रिय और लाभ में ही चल रही थी लगातार। तो कुछ भी कर लो, कुछ उतना ही वो जिंदा रहना ही तक हो जाता था। अब एक सूचना से आई, अच्छा न्याय भी करना है। अभी भी हम न्याय बोलते थे सब, लेकिन न्याय करना माने बच्चे को प्रिय हित लाभ में दौड़ा देना ही न्याय है। शब्द तो अपेक्षा तो क्योंकि है वो न्याय की व्यवस्था की, अभी वो भौतिक व्यवस्था को ही व्यवस्था कह रहे हैं हम। सेटिंग ठीक कर लो, सोफा सोफे की तरह रखो, टॉवेल उतार के वहाँ डाल दिया करो, घर की व्यवस्था बनाए रखो भाई सब लोग मिलके। धर्म, अभी उसको धर्म नहीं बोलने लगना। तो अभी सिर्फ क्या हुआ है, एक और डायमेंशन खुला जीवन का, न्याय भी कुछ होता है। अब उसमें अब अपने ध्यान जाना शुरू होगा, तो बाद में बार बार लगेगा यार मैं न्याय है क्या, बहुत सारा, तो ऐसा लगेगा यार न्याय वह कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या कहानी है। तब वो धीरे 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 उसको हम सक्रिय कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, होने के रूप में तो है अपेक्षा में, चित्त की सक्रियता बढ़ा रहे हैं, चिंतन क्षेत्र की। तब जा कर के वो होना शुरू होगा। जब हम बार बार असफल होते ना, क्षोभ होगा, अरे यार
फिर वही मैं फिर से निर्णय लिया, फिर प्रियहित लाभ का ले लिया, फिर निर्णय लिया, फिर वहीं ले रहा हूँ, न्याय तो हो ही नहीं रहा मेरे से। तो बहुत अब उसका जब बढ़ेगा तिरसा क्षोभ होगा कि यार हो नहीं पा रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो पात्रता आएगी कि यह सफल होना है, तो अध्ययन होगा, फिर से किताब पढ़ना पड़ेगी, क्या कह रहे हैं, न्याय माने क्या, उभय तृप्ति क्या होता है ना, मूल्य क्या होते हैं, ये विश्वास है क्या चीज़, है ना। अभी तो विश्वास यही बोलते हैं कि जिसको 2000 रुपये दिए थे उसने वापस कर दिया, माने विश्वास है परस्पर। तो अभी किसी पे 10,000 का विश्वास है, किसी पे 2 लाख का विश्वास है, किसी पे 5,000 का विश्वास है, यहाँ पे विश्वास कुछ और ही है। तो ये सब जो है ना समझ, तो ये सब धीरे धीरे जो बढ़िया है, पहला टग ऑफ वार है न्याय वर्सेस प्रिय हित लाभ, उसमें सफल हो गए तो मामला आगे बढ़ जाएगा। और एक चीज़ है इसमें कि जैसे ऊपर जाने के समय चिंतन है और रिटर्न में साक्षात्कार है, और ऊपर जाने के समय अवधारणा बोध है और रिटर्न में अनुभव बोध है, तो वो शब्दों को थोड़ा मीन्स ध्यान में रख के हम काम कर सकते। हेलो, हाँ, ये जो हम अभी साक्षात्कार सब समझ रहे हैं, तो उसमें भी मुझे संबंध है 2 प्रकार के, हमारे मानव के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है। तो उसमें हमें प्रकृति के साथ जो है वो धर्म पे आएगा। हाँ, तो कोई भी क्रम से ही सब होता है, अभी केवल मानव के साथ आएगा पहले। तो चिंतन जो बोल रहे हैं, चिंतन चित्त में होने वाला, तो उसमें हमें कोई चीज़ है, मतलब मम्मी है या तो पानी है, ये 2 हमारे संबंधी है। तो उसमें जो 4.5 क्रिया है उसमें हम उसका खाली रूप और गुण ऐसा ही देख पा रहे हैं। जब जो ऊपर वाली क्रिया है उसमें उसका स्वभाव और धर्म है, वो ज्ञान से ही पता चलता है। तो वही चिंतन है ना कि जब उस पर आगे हम उसका स्वभाव और धर्म उसको समझेंगे, वही अवधारणा तक जाएगा, ऐसा ही है ना। ऐसे बढ़िया एकदम। तो एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं ब्रेक में, जब भी करेंगे 1-2 संबंध सोचें और सोचें उसके प्रति मेरे क्या दायित्व और कर्तव्य अभी क्या आते हैं। जब भी अपने पिता को सोचते हैं, बेटे को सोचते हैं, भाई को सोचते हैं, पत्नी को सोचते हैं, क्या लगता है मेरा कर्तव्य दायित्व क्या है, वो बार बार घूम फिर के वो प्रियहित लाभ वस्तु आधार पर ही घूमता रहेगा। तो फिर ध्यान जाएगा जीवन का कि इसीलिए तृप्ति नहीं हो रही, तो और क्या करना है, और क्या करना है, ये पकड़ में आएगा धीरे धीरे, तो वो स्पष्ट होगा। हाँ, तो मेन काम वही है। 10 साल से पहले भैया, 10 साल का जो बच्चा होता है उससे पहले उसको संबंध की जो परिभाषाएं हैं या संबंध क्या है, क्योंकि 10 साल के बाद उसका जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस शुरू होंगे, उससे पहले अगर संबंध पता है तो उसको हाँ उसकी गलतियां जो है वो नहीं होगी। तो 10 साल से पहले उनको संबंध समझाना है। इसलिए बाबा जी ने जो अभिभावक विद्यालय रायपुर में जो बहनों ने काम शुरू किया, तो उन्होंने माँ से शुरू करवाया और कहा कि 1 साल तक माँ को पढ़ाओ, सिर्फ 1 साल तक सिर्फ माँ को पढ़ाना है। तो उन लोगों ने जो बुक्स और ये सब बनाया है, आप उसको पढ़ेंगे तो सही में तो माँ को आप कितनी तरीके से पढ़ा सकते हैं। फिर पिताजी, फिर घर के दूसरे जो संबंध है वो, तो इस तरह से पूरे संबंध को अगर 10 साल से पहले हमने बच्चों को बता दिया, तो फिर जो उसके शरीर के हार्मोनल चेंजेस हैं वो उस पर हावी नहीं होंगे, और फिर उसको पता रहेगा कि मुझे किस संबंध में किस तरह से जुड़ना है, या कौन सा संबंध मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये तो भैया अभी जो हमने रूप गुण स्वभाव धर्म मैं उसको ऐसे देखती हूँ, तो वस्तु जैसी है वैसी हमें दिखती है, तो वो भी इम्पोर्टेंस है ना इसमें कि उसको भी जोड़ा जाएगा। वही ऐसे वही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल विश्वास का जो एक डेफिनेशन है व्यावहारिक, वो वही है, जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना, तब जाके उस पर विश्वास पूरा होता है। इससे पहले विश्वास पूरा नहीं होता। तो भौतिक चीज़ों को हमने जान लिया है, उसके रूप गुण को समझ लिया है, इसलिए उस पर विश्वास है। जैसे यहाँ पे हम बैठे हैं, तो जो भी ये मटेरियल यूज़ हुआ है वो इस तरह से यूज़ हुआ है कि उसका स्टडी हो चुका है, तो ये बिल्डिंग जो है या ये छत जो है वो इतने सालों तक नहीं गिरेगी, इसलिए पूरे विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं। तो जिसको जितना हम जान लेते हैं
समग्रता में, उतना उस पर विश्वास बनता है। मानव को नहीं जाना है, इसलिए मानव पे विश्वास नहीं आ रहा है। तो विश्वास की परिभाषा व्यवहार में यही है। बड़ी इसमें अधिकार की बहुत अच्छी परिभाषा आई है। क्या अधिकार है हमारा? अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्न को गति एवं कला प्रदान करना और उसका उपयोग, सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता होना, ये अधिकार है। अभी अधिकार का मतलब होता है मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, इसलिए लोग अधिकारी से डरते रहते हैं। शासन, अभी अधिकार का मतलब यहाँ पर है, अधिकार का मतलब है दूसरे का पोषण कर पाना ही अधिकार है। और इसीलिए लिख रहे हैं उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंडता, सार्वभौमता सह सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है। अधिक विकसित के पास क्या अधिकार है? अविकसित को प्रेरणा देना, इंस्पायर करना, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही संभव है। अविकसित तो ये महसूस करता है मेरे से ऊपर है, उसको प्रेरित, इंस्पायर नहीं कर पाएगा। इंस्पिरेशन हमेशा विकसित से अविकसित की ओर जाएगी। बढ़िया। तो ये अधिकार की बहुत अच्छी परिभाषा है। पिता का अधिकार क्या है? बच्चे का उपयोग, सदुपयोग और पोषण करने की क्षमता से संपन्न करें, उसको क्षमता युक्त पात्रता बढ़ाएं, पोषण करना पड़ेगा। अभी जो बॉस है वो पोषण नहीं करता है, वो उसको लगता है बस मैं बॉस हूँ तो मैं जो तुम्हें चाहूँगा वो करूँगा। तुम्हें पता है ना बॉस कौन है? तो बॉस का मतलब है पोषण करना। अधिकार का मतलब, अधिकारी का इतना ही मतलब है। बढ़िया। अब आगे का पढ़ सकते हैं। इस वैविध्यता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। जैसे 1 रुपया के मौलिकता को पूरा समझे बिना 2 एवं उसके आगे वाले संख्या की गति एवं प्रयोग नहीं है। 1 रुपया के मूल्य को 1 रुपया 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति पर्यंत उस 1 रुपया का पूर्ण मूल्यांकित ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं हुआ। अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है। यही ज्ञानावस्था की विशिष्टता है। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। यदि यही 4 अवस्था 4 पदों में अध्ययन गम्य है। क्रिया का अध्ययन विकास जागृति के रूप में बोधगम्य होने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ रूप, गुण, स्वभाव व धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्था 4 पदों में स्पष्ट है। विकास का अध्ययन परमावश्यक है। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है और जीवन में ही जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, यानी अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। यहाँ तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजन की गई कि वांछित, यानी जिसे सिद्ध करना है, कि कल्पना पहले से साधक में, यानी जिसे प्राप्त करना है, पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है। सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, तृतीय स्थिति में अनुभव, प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परमावश्यक है। सर्वमानव में समझदारी की प्यास है ही। यही पात्रता सर्वमानव में होने का प्रमाण है। इससे तर्कसंगत विधि से अर्थबोध से स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य को बोधगम्य
अध्ययनगम्य फलतः अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव व राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। यह समीक्षित हो चुका है। मानव से श्रेष्ठ मानव व दिव्य मानव है जो जागृतिपूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण पूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है अनुभव प्रमाण। परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। यह परम आवश्यकता है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों का पहचानना और प्रमाणित करना सहअस्तित्व दृष्टिकोण से संभव हो गया है। दिव्य मानव का विषय यानी प्रवृत्ति परम सत्य रूपी सहअस्तित्व है। बस यहाँ तक। बढ़िया। 37 पूरा हो गया। हाँ 30 वो तो यहाँ से अधिकार उपरोक्त विधि से उपरोक्त अनुसार। उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर। अच्छा, उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही, ये तो अधिकार की तो क्लियर हो गई परिभाषा है ना। उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंडता सार्वभौमता सहित सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही संभव है। हाँ बस विकसित का अध्ययन ही संभव है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस विविधता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन, अब आदमी को जब पता लगाना चाहिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी पोजीशनिंग क्या है, ये पता लगाने की आवश्यकता सबको महसूस होती, क्योंकि स्वयं का यदि मूल्यांकन सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को मैं संजो नहीं पाता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मुझे पता लगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और जाना कहाँ है, इन दो के योगफल में ही तो जर्नी होगी। अब मुझे पहले ही लगता है मैं तो समझदार हूँ, अब थोड़ी अध्ययन होगा। तो पहले ये पता लगाना पड़ता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ये भी बड़ा मुश्किल है। अधिकतर लोगों की जर्नी तो दिव्य मानव से शुरू होती है, फिर जाके पता लगता है अभी राक्षस हूँ। हाँ, उनको पहले ही लगता है कि उनसे अच्छा आदमी नहीं है, फिर अध्ययन करते करते अच्छा शायद दिव्य मानव थोड़ा ज़्यादा है, देव मानव तो हूँ ही, समाज के लिए तो कर ही रहा हूँ मैं पूरा, और तो अपने लिए थोड़ी कुछ करता हूँ। फिर धीरे धीरे लगता नहीं यार परिवार में भी शायद ठीक नहीं लोग मान रहे हैं मेरे को, अभी मानव भी नहीं हूँ। फिर पता लगता है मैं तो शोषण कर रहा हूँ, लोगों को एक्सप्लॉइट करता हूँ। ये मतलब एक्चुअली रियलिटी में तो बहुत सारे लोगों का जब आते हैं शिविर में तो उनको तो यही लगता है कि मैं तो हूँ ही पहुँचा हुआ, हो सकता है सोम भाई को भी थोड़ा ठीक कर दूँ तो ठीक है इनमें कुछ एरर हो तो, वरना मैं तो पहुँचा ही हुआ हूँ। तो धीरे धीरे मामला तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ हूँ ये पता लग जाए, नहीं तो अपन की गति ही नहीं होगी। जी, जैसे परिवार में देखें तो परिवार के लिए जो करता है, जो मुखिया है, वो सारे बच्चों के लिए या भाई के लिए या बहन के लिए जो भी करता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं ही सर्वज्ञ हूँ। और बाद में धीरे धीरे समय के साथ में पता चलता है कि जो मैंने किया है, जो संस्कार देने चाहिए या जो समझ देनी चाहिए तो मैंने दी ही नहीं है, और उसकी वजह से परिवार पूरा टूटते जाता है। तो यहाँ पर यहाँ मेरा ध्यान ऐसा जाता है कि परिवार टूटने का पीछे का कारण भी यही है कि जो लीड करता है उसको खुद को समझ नहीं है, तो परिवार में क्या समझ आएगी। इसीलिए अधिकतर लोग बोलते हैं भैया आप जो बता रहे तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। एक्चुअली ये चाहिए उनको जो मेरे साथ वाले हैं, और वो आना नहीं चाह रहे, इसका बताओ आप उनको कैसे लाऊं? वो मान ही नहीं रहा मेरे को कुछ करना है, मैं तो ठीक ही हूँ, शब्द मिल गया, मैं करता तो ऐसे ही था, ऐसा भी लगता है मैं जीता तो ऐसे ही हूँ, है ना।
और तो मुझे ये भयंकर सही है। की समझ नहीं है और मैं खुद को प्रमाणित करना चाहता हूँ और उसमें ही मैं सुख ढूंढ रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो सही समझ के कर रहा हूँ और बाद में पता चलता है कि भाई मैं जो किया हूँ और जो मैं प्रमाणित खुद को करना चाहता हूँ सब गलत हो गया है। ऐसा ही है। इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया इसमें आया है संदेश में, यदि अपन पढ़ेंगे ना संदेश के दूसरे पैराग्राफ में ही बाबा जी लिख रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, गलती अपराध नहीं करोगे। अपना ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं है इसलिए गलती अपराध हो रहा है, सही मान के गलतियों को किए जा रहा हूँ। फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। तो इसलिए स्वयं का मूल्यांकन करना एकदम नितांत आवश्यक है। सबसे पहला स्टेप यही है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। है ना लैब परिवार में पता, लोग बोलते रहते हैं, हमें लगता है हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे तुम करना बंद करो तो हम जी लें। परिचय से और मैं बोलते रहते हैं, मम्मी को लगता है मैं चली जाऊंगी तो कैसे घर चलेगा। बच्चे सोच रहे हैं तुम कब चली जाओ तो हम भी थोड़ा सा ठीक से काम कर लें। तो ये घर के लोग इतना जोर जोर से बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा हालत है। अभ्यस्त हो गया हूँ मैं। तो लैब तो ज़बरदस्त लैब है ना। इस बिल्कुल सुबह दोपहर शाम लोग बताते रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन कुछ होने वाला ही नहीं है ना। उस सामर्थ्य में मेरे में वो साहस ही नहीं, एक गैप देख के मेरे में साहस आता, अच्छा मुझे करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1 रुपया को यदि मैंने ठीक ठीक नहीं पहचाना, मैं उसको मानता हूँ ये 25 पैसा है, तो 2 रुपये को 50 पैसे मानूंगा, 3 रुपये को 75 पैसे। तो ठीक ठीक मूल्यांकन का इसको कह रहे कि यदि 99 पैसा भी 1 रुपये को गिनते हो तो 2 रुपये का कैसे मूल्यांकन ठीक होगा, वो भी 198 पैसा गिनोगे। तो ठीक ठीक मूल्यांकन करना है, तो उसमें जो गैप है तभी उसको भर पाएंगे। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, इसको ठीक ठीक मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है। यही ज्ञान अवस्था की विशिष्टता भी है कि वो ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकता है। अपना सटीक मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर अध्ययन की बात कर रहे हैं। अब अध्ययन क्या होगा, तो अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। तो अध्ययन की फिर क्या अध्ययन है, वो सहस्त्र दर्शन की फिर बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से, जो याति भाई बोले थे अनंत का कैसे अध्ययन करेंगे, तो वर्गीकरण विधि से पता लगा 4 ही अवस्थाएं, इतनी अध्ययन करना है, 4 पदों का अध्ययन करना, उस विधि से अध्ययन हो रहा है। बस हो गया, सैंपल टेस्टिंग करनी है अपने को। तो एक ज्ञान अवस्था के आदमी को समझ लिया तो सबको समझ लिया, ऐसा है। इसलिए लिख रहे हैं उसमें, क्योंकि उन्हें पता ही है आने वाला सवाल कि ज्ञान तो अनंत है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है, अन्यथा संभव ही नहीं है। कैटेगराइज नहीं करोगे। ये 4 अवस्था 4 पदों में गण्य है, खत्म हो गया अध्ययन। पदार्थ का, प्राण का, जीव का, ज्ञान अवस्था का अध्ययन हो गया, तो संपूर्णता का अध्ययन हो गया। क्रिया का अध्ययन देखोगे तो विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोधगम होने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। तो वस्तुगत अध्ययन है, तो वस्तु में जब देखेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म है ना, और सत्यता को देखेंगे तो व्यापक में निहित सारी वस्तुएं। यथार्थता को देखेंगे तो जो चिंतन में आने वाली चीज़ है, जो जैसा जिसका अर्थ है उस अर्थ में उसको पहचानने की परस्परताओं में वस्तु स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। 4 अवस्था 4 पदों में स्पष्ट है। विकास का अध्ययन परम आवश्यक है। विकसित इकाई है 4 पद, प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद। विकास का अध्ययन परम आवश्यक है। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न हो गया है, संपन्न होता है, और जीवन में ही जागृति क्रम, जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण केवल तात्विक वर्णन करेंगे, है ना, कि अस्तित्व में, सहअस्तित्व में व्यापक इकाइयाँ हैं, व्यापक में इकाई संप्रक्त है, उतना पर्याप्त नहीं है ना। तर्क की सहायता आवश्यक है। अब तर्क से बात करनी पड़ेगी।
यहाँ तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई कि वांछित मतलब जिसे पाना है उसकी कल्पना पहले से ही साधक में पूर्व अभ्यास रूप में आ जाए। तो तर्क विधि में अपने को पूरा आ जा रहा है, व्यापक कैसा अनुभव होगा आत्मा में, लेकिन तर्क में वो विचार में पहले से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो सर्वप्रथम अध्ययन ये तार्किक रूप में, द्वितीय स्थिति में फिर प्रयोग। तो ये जो तर्क में आया कि न्याय धर्म सत्य करना है, जीना है, उसकी इच्छा बनने के बाद द्वितीय काम है फिर प्रयोग करना उसको। तर्क में जो स्पष्ट हुआ तार्किक अध्ययन हुआ अभी, है ना। तो सर्वप्रथम तार्किक अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग है अभ्यास, तृतीय स्थिति में फिर अनुभव प्रमाण होगा। क्योंकि ये अभ्यास करते करते जो कह रहे थे ना, साक्षात्कार होगा, बोध में आएगा, फिर जाके तीसरी स्थिति में अनुभव की स्थिति बनेगी। तृतीय स्थिति में अनुभव प्रमाण, ये वाली स्थिति फर्स्ट लेवल में तार्किक स्पष्टता, सेकंड लेवल पे अभ्यास, अभ्यास पूर्वक साक्षात्कार, अवधारणा बोध, तृतीय स्थिति में अनुभव की स्थितियां बनेंगी। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परमावधि, नहीं तो खत्म हो जाएगा मानव कुल इस धरती से। सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही, आदमी समझना ही चाहता है, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य का, वस्तु स्थिति सत्य का और वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अनुभवगम्य, फलता अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति निकट है, समीचीन माने निकट है, यही अध्ययन का तात्पर्य है ना। तो वस्तुगत माने तीन शब्दों को यूज कर रहे हैं, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और स्थिति सत्य, है ना। तो वस्तुगत सत्य, किसी भी वस्तु, वस्तु माने वास्तविकता, तो पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान अवस्था, तो इसमें क्या देखना पड़ेगा वस्तुगत सत्य में? उसका रूप कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और उसका धर्म कैसा है। इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य का अनुभव, अध्ययन। जो अपन ने भी टेबल बनाई थी ना, रूप गुण स्वभाव धर्म। फिर वस्तु स्थिति, वो वस्तु किस स्थिति में पाई जा रही है, इसमें देश दिशा काल का अध्ययन होगा, है ना। परिस्थिति, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसके उम्र के हिसाब से इन सब चीज़ों से आएगा। और तीसरा है स्थिति सत्य। तो स्थिति सत्य क्या है? सत्ता में संप्रक्त प्रकृति, ये स्थिति सत्य है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन रूपी प्रकृति, इन तीन चीज़ों का अध्ययन होना है। अब देखो अपनी सारी चर्चा हुई तो जाना तो कहाँ है? प्रिय हित लाभ से जाना तो है न्याय में, है ना। न्याय में पहले स्टार्टिंग तो न्याय में होनी, फिर ये सब चर्चा काहे के लिए कर रहे हैं? न्याय बता दो भाई, ऐसा लोगों को लगता है ना। लेकिन पॉइंट टू द पॉइंट आओ ना भाई। लेकिन वो न्याय की भाई मानव के साथ विश्वास करना है। फिर हम बोलेंगे मानव विश्वास करने लायक कहाँ है भाई, वहाँ शुरू। तो फिर समझना पड़ेगा मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, जीवन में गलती नहीं होती है, भ्रम बस, इसलिए वो धर्म सत्य पूरा समझना पड़ता है। न्याय करने के लिए एक लेवल का धर्म सत्य समझना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। इसलिए बार बार लोग बोलते हैं भैया बता दो करना क्या है। करना माने ये समझ में नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कहानी है। इसलिए समझना ही करना है। मानव के लिए प्रधान काम जो करना है वो समझना ही है। नहीं तो न्याय करने के लिए धर्म को समझना पड़ता है, सत्य को समझना पड़ता है। क्या सही में धरती बनी रहेगी? काहे के लिए नहीं तो न्याय करूं, है ना। क्या मैं कर सकता हूं? क्या ऊपर वाला डिसाइड कर रहा है? अब ये सब चीज़ें उत्तरित नहीं होंगी तो कुछ न्याय नहीं कर पाएंगे हम, है ना। मेरे करने से होता है क्या? लोग ऐसे बोलते हैं भैया मेरे करने से होगा कि उसकी इच्छा से? जो उसकी इच्छा अभी लो, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? है ना। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें समझना पड़ती, फिर ऊपर वाले को लाना पड़ेगा। तो सारा सत्य को एक लेवल का सत्य की स्थिरता होती है, व्यवस्था की समझ होती है, तो न्याय होता है ना। इसलिए वो होल टू पार्ट जो चेतना बहन करें ना, समझना पूरे को पड़ेगा। जीने से शुरू करेंगे तो अच्छा यार, तो जीने की शुरुआत न्याय से होगी,
उसमें भी धीरता से होगी सबसे पहले। जो चेतना बहन ने अच्छा ध्यान दिलाया, पहले रिएक्ट कर जाएंगे, सब कुछ सुन लिया तो भी ऐसे ही होगा, लेकिन ध्यान जाने लगेगा कि यार ये तो रिएक्ट कर गया, तो पहले रिएक्ट कर गए, फिर ध्यान गया, धीरे धीरे रिएक्ट करते करते ध्यान जाने लगेगा, अरे तो रिएक्ट कर रहा हूँ, फिर रिएक्ट क्या करना है उसके पहले ही ध्यान जाने लगेगा, फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू होगा, ऐसे क्रम से आएगा। यहाँ तार्किक की बात हो रही है तो ये 4.5 क्रिया में ही होगी ना, सारा कुछ, क्या आस्वादन में क्या करना है, तुलन में क्या करना है, तो इस तरह से तर्क पर। और जो ऊपर का पार्ट है वो तात्विक है, बाकी का 5.5 क्रिया वाला, और फिर व्यवहारिकता में आएगी, फिर तो ये तार्किक, तात्विक और व्यवहारिक। बहुत बढ़िया, ऐसे ही है, सारा काम इधर ही होना है 4.5 में। तो मेजर काम 4.5 में। पहले जब पहले बार मैंने घर पे प्रस्ताव रखा था तो ऑब्वियसली जैसे सबका एक्सपीरियंस होता है कि मना ही करते हैं, क्या ज़रूरत है, हमको तो सब पता है। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं यहाँ पे आया, उससे पहले मेरी वाइफ से बात हो रही थी, तो हम लोग मॉन्टेरिया में ही पहला जो शिविर था उसमें पूरा फैमिली आए थे। तो बोले तेरे में बदलाव दिखता है लेकिन अभी तेरे मम्मी पापा में नहीं दिखता है। बोला हाँ कोई बात नहीं। तो पहले का मैं प्रूव करने की कोशिश करता, नहीं ऐसा नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे नहीं दिख रहा है, ये वो। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो वो फैमिली लैब में दिख रहा है। बिल्कुल, फैमिली लाइफ में पति यदि ये भी स्वीकारना शुरू कर दे कि उसके सास ससुर, मतलब मैंने बहू के सास ससुर, पत्नी के सास ससुर, उसके माता पिता गलत हैं, जो कि गलत हैं जिस पोर्शन में, तो अभी पत्नी को काफ़ी आराम आ जाता है। हम उसको गलत को सही बोलते हैं, इस पे वो तुमसे लड़ती है, वो तो जो है वो ठीक है, फिर तुम्हारे साथ होने लगता है। तुम कम से कम सही को सही तो बोलो यार, हाँ भाई उनने ये गलती की, तो उसको आराम है, कोई तो है जो समझ रहा है उसको। व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। अब देखो, जो फ्रायड से गलती हुई और नागराज जी जो कर रहे हैं उसमें अंतर क्या हो गया? वो मानवीयतापूर्ण मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ था, इसलिए वो स्थिर ही नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। इधर बाबा जी ने मानवीयतापूर्ण मानव का अध्ययन किया, क्योंकि वो व्यवस्था में है इसलिए उसका अध्ययन निश्चितता के साथ हो पा रहा है, ध्रुवीकृत हो पा रहा है। मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित मानव तो कायम है, पशु और राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव ही नहीं हुआ, ये समीक्षित हो गया, इसलिए उसका अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए पूरे दर्शन में गलतियों का कोई अध्ययन नहीं है। क्रोध को कैसे रोकें, इससे पे अध्ययन ही, चर्चा ही नहीं है। स्नेह को कैसे स्थापित होना है, विश्वास कैसे आना, इस पे चर्चा है, क्योंकि जो है ही नहीं, जिस जो व्यवस्थित ही नहीं, उसका अध्ययन कैसे करेंगे? मतलब बाबा जी फोकस्ड मोर ऑन स्ट्रेंथ, ओनली ऑन, नो नथिंग ऑन वीकनेस, ओनली ऑन स्ट्रेंथ बस। और ये दिखा दिया कि अगर ये वीकनेसेस है तो मतलब ये आपके एक डिजाइन फ्लॉ है। हाँ, ये इस तरह से बस, इसको ठीक आपकी समझ की वजह से, कमी की वजह से वीकनेस है, वीकनेस है ही नहीं अस्तित्व में। करेक्ट, बस वीकनेस केवल मेरी ना समझी है। तो हाँ, ध्रुवीकरण में जो ध्रुव तारा बोलते हैं ना, स्थिर और निश्चित हो गया। ध्रुव नॉर्थ स्टार वो हिलता नहीं है, ध्रुवीकृत हो गया, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, रेफरेंस पॉइंट मिल गया जिसके आधार पर हम अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। हाँ, स्थिर हो गया। मतलब एक मानवीयतापूर्ण आचरण से जीता हुआ व्यक्ति कैसे होगा, तो वो हमको जो 6 पॉइंट दिए, स्वयं में विश्वास के साथ श्रेष्ठता का सम्मान, है ना, तो वो जो 6 पॉइंट है उसके आधार पे अब हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट अभी तक हमारे पास नहीं थे कि किसके आधार पर, जैसे क्या सही है क्या गलत है का फैसला अभी तक हम कैसे करते थे, कोई पॉइंट ही नहीं था। मेरे अनुसार जो सही था वो मुझे सही लगता था, सामने वाले के अनुसार जो सही था। अब सही क्या है इसके पॉइंट्स बाबा जी ने दिए, मतलब वो पहचान के ही हमको वो बताया कि हम भी उस पात्रता, योग्यता, क्षमता के साथ है कि वो पहचान सकते हैं, वो अवेलेबल है ही, उस रेफरेंस पॉइंट की तरफ ध्यान आकर्षण करवाया। अब उसके आधार पर जब हम देखेंगे तो हम कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, कितना समझना बाकी है, ये हम देख पाएंगे, इतना ही है। सहज रूप में होने के आधार पर निश्चय और स्थिर हुआ, ध्रुवीकरण को स्थिर हो गया।
और उससे पहले में तो पशु और राक्षस मानव, वहाँ पे तो व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। ये समीक्षा, इसलिए कह रहे हैं गलती की समीक्षा होती है और सही का मूल्यांकन होता है। अच्छा, मानव से श्रेष्ठ है देव मानव, दिव्य मानव जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुआ। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में, तो अब अनुभव प्रमाण होगा तो कहाँ प्रमाणित होगा? वो परिवार में और विश्व परिवार में, और ये इसकी परम आवश्यकता है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सहस्त्र दृष्टिकोण से संभव हो गया है। यहीं तक पड़ा ना? ये मेन मुद्दा हुआ। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, देखो पूरी परंपराओं में न्याय की चर्चा है, सभी ग्रंथों में यही लिखा है जो इसमें न्याय कह रहे हैं। यदि भाषा के रूप में देखेंगे, कम ज़्यादा सम्मान के साथ जियो, एक दूसरे का आदर करो, है ना। लेकिन वो पूरा जब तक धर्म उसका दृष्टिकोण नहीं बनता, ये पकड़ में नहीं आता ऐसा क्यों होना है, करना क्या हो। इतने बदतमीज आदमी के साथ कैसे मैं सम्मानपूर्वक जीऊँगा, ऐसा हमारा निकलता है ना। अब वो जब तक वो जीवन ज्ञान नहीं होगा तो वो भाई भ्रमित हो गए, हम तो ये माने हुए तो जानबूझ के कर रहा है, मैं गलती से गलती करता हूँ, ये थोड़ी गलती से गलती करता है, इसको तो सब पता है। तो वो सेटिंग ही नहीं बैठेगी। तो पूरा जब तक वो जीवन ज्ञान नहीं होगा, वो अस्तित्व दर्शन नहीं होगा, तब तक ये पूरी प्रक्रिया न्याय के लिए घटित ही नहीं हो रही। और दूसरा जो हम समझ के साथ वो जोड़ के रखते हैं, उम्र के साथ समझ आ जाती है वाला। हाँ, वो तो होता ही नहीं है कभी। वो मतलब वो सारा वो अभी ठीक होता है, जैसे जैसे जीवन ज्ञान होता है तो बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। तो पेज 38 पढ़ें। अच्छा है, पढ़ सकते हैं, 5 मिनट है। विद्यमान है। संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है। इसलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है। सत्ता सर्वत्र एक सा बोधगम्य है। इस पृथ्वी पर कहीं भी अर्थात किसी स्थान पर भी स्थित मानव यदि दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है और वह अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसी आधार पर सर्व मानव को सर्वत्र सअस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट होता है। ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले भ्रमित मानव के मन में चयन व आस्वादन क्रिया, वृत्ति में विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया यानी प्रियहित लाभ के अर्थ में तथा चित्त में चित्रण क्रिया संपादित होती रहती है। यह शरीर मूलक विधि से संपादित होता है। यही भ्रमित विधि से होने वाली 4.5 क्रियाएं हैं। दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। प्रेरणा पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा पाए जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। चैतन्य पक्ष के जागृति का जो कारण है, उसे संस्कार संज्ञा है। इसलिए चूंकि वो सर्वत्र है, इसलिए एक से अधिक मानव, मतलब कहीं भी मानव व्यापकता का अनुभव कर सकता है। इसलिए एक से अधिक दिव्य मानव की संभावना है। ऐसा नहीं कि निश्चित ही कुछ ही लोगों को होगा, ये सभी को हो सकता है। सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है, एक सा बोधगम्य है। इसलिए कहीं भी यदि दिव्य मानवीयता से कोई संपन्न हो जाता है, अर्थात अनुभव संपन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में उनकी अनुभूति सेम ही होती। क्या है अनुभूति? व्यापकता की, अपनेपन का। और इसीलिए वो सभी
अविकसित के लिए समान रूप से प्रेरणा के स्रोत रहते हैं। इसी आधार पर सर्व मानव को सर्वत्र सहअस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट हो गया। कहीं भी आदमी रहेगा वो समझ सकता है सहअस्तित्व। क्यों? क्योंकि व्यापक सत्ता हर जगह उपलब्ध है ना, और उसको हर जगह सहअस्तित्व है ही, इसलिए हर जगह सहअस्तित्व को समझा जा सकता है। ज्ञान अवस्था में पाए जाने वाले जो भ्रमित मानव के मन में ये जो 4.5 क्रियाएं हैं, इस शरीर मूलक विधि से संपादित होती रहती हैं, इसी को भ्रमित कह रहे हैं। और दिव्य मानव देव मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम प्रवेश माने बुद्धि, ये सब 4 सक्रिय हो जाता है, फलस्वरूप 10 क्रियाएं प्रमाणित होते हैं। और प्रेरणा पाने का क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है ही। तो जैसे जैसे इसमें अनुभव हुआ तो इसमें जो अंश हैं वो इससे प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा पाने का तो सभी अंशों में है ही। अब ये जो मज़ेदार हैं 2 लाइनें, इसमें देखो शरीर और जीवन, इन 2 को बता रहे हैं। जैसे आप जब भोजन करते हैं तो शरीर को क्या मिला? ज्ञानेंद्रियों से, बोल रहे ना, और जीवन को क्या मिला? शरीर को पुष्टि मिली, है ना, यही लिख रहे हैं उसको, कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जड़ शरीर जो भी काम करता है तो उसकी भी कुछ अपेक्षा है। काम तो अपने शरीर से करवाया ना, तो उसको भी तो कुछ चाहिए रिटर्न में। तो जड़ शरीर को क्या मिलता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों द्वारा पुष्टि पक्ष को वो ग्रहण करता है और ज्ञान पक्ष को जीवन ग्रहण करता है, ज्ञान और कला पक्ष को। दोनों ही काम कर रहे हैं तो दोनों को कुछ मिलना चाहिए काम के प्रतिफल के रूप में। तो जैसे खाना जो सजाते हैं ना, बढ़िया खाना, थाली अच्छे से सजी हुई है, तो खाना जो खा रहे हैं वो तो किसको मिल रहा है? पुष्टि शरीर को। उसमें जो सजावट की, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू को डाला, ये जो वो जीवन ग्रहण कर रहा है। ये दोनों अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं इसमें जो बहुत तेज़ आवाज़ हो जाए तो पुष्टि नहीं होगी, शरीर को कर्कश लगेगा। तो ये शरीर का हो रहा है और उसका जो ज्ञान पक्ष है वो जीवन में ग्रहण हो रहा है। ऐसे दोनों का ये अपन करेंगे। चेतन पक्ष के जागृति का जो कारण है उसको संस्कार कहा है। संस्कार फिर किसको कहते हैं? इसको लंच के बाद भैया जी, हाँ, तब तक कुछ क्वेश्चन है तो जी। ये विद्या हर जगह उपलब्ध है। जो शुरू में ही क्या था ना, सत्य नित्य सिद्ध। नित्य का मतलब जो सब जगह एक जैसा विद्यमान है ना, और शुद्ध का मतलब था एक जैसा सुखप्रद है, बुद्ध का मतलब था एक जैसा बोधगम है, उसी को कह रहे हैं, उसी अर्थ। तो 3 बजे मिले।